अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्तर। नाजरीन, आज मैं बात करना चाहूँगी सब्र के बारे में कि सब्र क्या होता है। सब्र ना दो तरह का होता है, एक नागवारा जो बातें होती हैं उन पे सब्र कर लेना, और एक सब्र होता है जो आपकी पसंदीदा चीज़ें होती हैं ना उस पे भी सब्र कर लेना। अगर बात की जाए इंसान की, तो इंसान कभी नहीं थकता अपने काम से, चाहे वो जितना भी मसरूफ़ हो, जितना भी काम हो, लेकिन इंसान को रवैये थका देते हैं। ये रवैये कौन से होते हैं? क्या हमारे रवैये दूसरों की ज़िंदगियों में असरअंदाज होते हैं? इसके अलावा अगर बात की जाए, मौलाना रूमी ने फरमाया है कि अज़मत की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो अपने दिल में इंसानियत के लिए मोहब्बत को आबाद कर लो। अगर आज के प्रोग्राम की बात की जाए तो आज हम बात करेंगे सब्र के बारे में। क्यों हम में सब्र नहीं रहा, क्या वजूहात है, क्यों हम लोग एग्रेसिव हो गए हैं, क्या टेक्नोलॉजी का अमल दखल है, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम ठीक कर रहे हैं? ये दो चीज़ें हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे थिएटर की। जब थिएटर हुआ करता था, फैमिलीज़ जाया करती थी, कहाँ है वो थिएटर? इस बारे में बात करेंगे एक्टिंग की, बात करेंगे सोशल इश्यूज़ के बारे में भी। मैं वेलकम करना चाहूँगी अपने बड़े प्यारे मेहमान का। मेरे साथ मौजूद हैं एक सोशल वर्कर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी भी टॉपिक पे बात कर लीजिए आपको बेहतरीन अंदाज में बताएंगे, उनके हल भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये क्यों हुआ, आखिर क्या वजूहात थी। मैं वेलकम करना चाहूँगी कमर एजाज साहब का। थैंक यू सो मच सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और बहुत खुश हूँ कि कोहिनूर टेलीविज़न मुझे बार बार मेरे दिल का रोना रोने का मौका दे रहा है। मैं बहुत रोना चाहता था, चंद लोगों के सामने रोया ज़िंदगी में, लेकिन तसल्ली नहीं हो रही थी। मेरा दिल किया मैं सारे पाकिस्तान के सामने अपना रोना रोऊं। और मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि बड़ी मोहब्बतों से आपने आंसू भरे इंसान को बुलाया। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और इनके साथ मौजूद हैं मेरी बड़ी प्यारी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एक्टिंग की, थिएटर किया और फिर सिंगर बन गई। आखिर वो सिंगर क्यों बनी? इतनी ज़बरदस्त एक्ट्रेस होने के साथ साथ वो एक बेहतरीन सिंगर भी हैं। अगर आजकल की बात की जाए तो वो अपने कल्चर को प्रमोट करती नज़र आती हैं। कहीं भी फेस्टिवल हो या कोई भी शो हो, लाचा, कुर्ता और चिमटा इनका एक स्टाइल बन चुका है। मैं वेलकम करना चाहूँगी एनी ताहिरा का। थैंक यू सो मच एनी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आपका शुक्रिया सर जी, क्योंकि आपने जो बात कर दी ना दुख भरी, मेरे भी दुख के तार छिड़ गए। आज हम सुबह सुबह तारे छेड़ दिए। बिल्कुल। इसके साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, HR से भी मुंसलिक है। मैं वेलकम करना चाहूँगी गुलाम मुस्तफ़ा का। थैंक यू सो मच गुलाम मुस्तफ़ा, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, सब ठीक। बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम। आपका भी बहुत शुक्रिया सर। मैंने जिक्र किया सब्र का, हम में नहीं रहा, क्या वजह है? सिर्फ बच्चों में नहीं, हम सब में, सोसाइटी में सब्र नज़र नहीं आता। देखें, दो तरह के जवाबात हैं इसके। एक जवाब वो जो संजीदा और सच्चा है, एक जवाब वो जिससे हम काम चलाते रहते हैं, जिसे हम काम चलाते रहते हैं। और मेरे पास दोनों जवाब हैं। पहला जवाब जो है वो तल्ख है, वो मैं नहीं दूंगा। दूसरा जवाब ये है कि हमें बस कोशिश करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, अपने छोटों से अपने बड़ों का अदब करना चाहिए और अल्लाह को याद रखना चाहिए और हर मुश्किल के बाद हमें सब्र करना चाहिए। ये जो है, ये वो बातें जिससे हम काम चलाते हैं, जिससे हम काम चला लेते हैं। लेकिन अगर आप उस तरफ जाएंगी कि हम में सब्र क्यों नहीं रहा, तो वो हक़ाइक़ की ऐसी तफसील मैं बयान करनी शुरू कर दूंगा जो कि बड़ी दर्दनाक है। मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा बता दीजिए क्यों नहीं। देखें, बात यह है कि मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने साहिल लुधियानवी का जिक्र किया था और मैंने कहा था कि मैं उनको रूहानी उस्ताद की हैसियत से मानता हूँ। ये उन्हीं का शेर मैंने पढ़ा। जब एक भूखा इंसान निकलता है ना, तो आप उससे अखलाकियात की तवक्को मत रखें। पहले ही वो भूखा है, बिल्कुल, उसने बिल्स देने हैं, उसके बेटे बेटी को जॉब नहीं मिली पढ़ने के बाद, वो सड़क के ऊपर आ गया है। सबसे बड़ा इस वक्त लाहौर का जो मसला बना हुआ है, वो सब्र का मुजाहरा अगर आपने देखना हो तो वो ट्रैफिक के अंदर जाके आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। अगर दुनिया को किसी भी चौक के ऊपर, चौबुर्जी पे, गड़ी शाहू चौक, ये हमारे करीब ही है, यहाँ पर ले जाके कोई 5 मिनट या 5 मिनट भी ज़्यादा हैं, 3 मिनट की हमारी ट्रैफिक को दिखाया जाए और कहा जाए जी ये है पाकिस्तान का खूबसूरत शहर लाहौर, तारीख़ी शहर लाहौर, और ये उसका हाल किया हुआ है,
यहाँ के लोगों ने। सब्र का आलम, सब्र वगैरह नाम की चीज़ें अब नहीं हैं, नहीं है, ये किताबों में रह गई हैं, या किस बोलने की किस्म- हद तक। या बोलने की हद तक रह गई हैं, या वैसे ही बच्चों को चिल करने के लिए, बेटा सब्र इज़ गुड, ये अच्छी बातें हैं। और सब्र का आलम ये है कि पानी रखा वहाँ भूल गए, चाय रखी वहाँ भूल गए, बेसब्री है ना जी। वहाँ पहुँचना था, चीज़ें घर भूल आए, टेलीफोन कहीं गिर पड़ा, ये सब्र का आलम है। हमारे माशरा तितर बितर हुआ पड़ा है, अफरा तफरी का आलम है। आपने इतनी संजीदा बात कर दी, सब्र वगैरह अब कुछ नहीं है। अच्छा सर, कहा जाता है ना सब्र का फल मीठा है, बच्चों को भी कहते हैं, तो क्या आज जो सब्र का फल मीठा है या नहीं है? बिल्कुल मीठा नहीं, सब्र ही अच्छा, नहीं है तो सब्र ही फल नहीं कहाँ है। से मिलना होगा? ठीक है। जब एक चीज, जब आपको किसी बात में सब्र आए कैसे? देखें ना, नाइंसाफी की इंतहा हो चुकी है आपके माशरे के अंदर। 20% तबका गुज़िश्ता 72 साल से इस मुल्क पे हुक्मरान है, उनके लिए सड़कें रोक दी गई। आज सुबह मैं कैसे अपनी बेटी को छोड़ के आया हूँ, या जिन्होंने अपनी बेटियाँ पीछे बिठाई हुई थी मोटरसाइकिल के ऊपर, वो सेक्रेटेरिएट के बाहर से कैसे छोड़ के आए हैं। महंगाई आपने हम पे लाद दी हुई है, पैसे आपने किसी से लेने हैं, सड़क आपने ब्लॉक कर दी है 5 लाख लोगों की, 5 लाख लोगों का ये इलाका है बिल्कुल। हमारा। सब्र कहाँ से आए? ठीक है, बिल जमा कराना था, 20 मिनट में ट्रैफिक में चुपचाप खड़ा रहा हूँ। अब अगले चौक के ऊपर कोई मुझे कहा कि आप सब्र करें, मैं कहूँ देयर इज़ नो सेकंड ऑप्शन मैन, बिल्कुल। मुझे सब्र ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आई शुड गो एंड कमिट सुसाइड। हर रोज़ आप मुझे सब्र ओहो। करवा रहे होते हैं। हद हो गई है सब्र करवा करवा के, नेक बना के, अच्छा बना के, सीधे रास्ते पे हमें चला के। हम क्यों नहीं चलते सीधे रास्ते पे? रमज़ान आ जाए तो हम समोसों पे धक्के मारते हैं, हर थाल पे धक्के मार रहे होते हैं। कायदे आज़म ने क्या कहा? ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। तंजीम को क्यों नहीं डिस्क्राइब किया जाता? डिसिप्लिन को 9 मानी हैं उसके, अतात उसके मानी है, तरतीब उसके मानी है, ताबेदारी उसके मानी है, फर्मा बरदारी उसके मानी है। उसको तो डिफाइन कोई टीचर नहीं कर रहा, कोई मौलवी नहीं कर रहा इस माशरे में बैठा हुआ कि भाई तरतीब के बगैर आप किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने के काबिल नहीं है। 2 करोड़ बच्चे इस स्कूल में नहीं जा रहे। कल वो बड़े होके जब यहाँ पर जाहिलों की तरह खड़े हो जाएंगे, आपने भूख फैलाई हुई है इस माशरे के अंदर, आप उनको कहेंगे सब्र वबर, वो आपको बताएंगे अभी 2-3 साल में, जब पानी आप उनको दे नहीं रहे, ठीक है, खाना सेहत से वो बच्चे उनके सड़कों के ऊपर जन्म दे रही हैं माएँ गरीबों की, हैं जी। आप उनको कहते हैं जी सब्र किए जाए। सब्र करते करते एक नस्ल बूढ़ी हो गई, दूसरी नस्ल खड्डों में गिर रही है जा के। आपने बड़ा बेहतरीन अंदाज में हमें सब्र के मायने बताए, आजकल की दुनिया में, मुआशरे में सब्र क्या है। सर ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मैंने अपना एक्सप्रेशन दिया, ये अपनी फील दी है जी बिल्कुल। बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने बताया, लेकिन ये सब्र का रिएक्शन है, रिएक्शन है। मेरा ये मानना है जी, माय पॉइंट ऑफ व्यू के ये सब्र का रिएक्शन है। जब आप सब्र नहीं कर पाते तो फिर आप एग्रेशन आप में डेवलप हो जाते हैं, आप रिएक्ट करते हैं। लेकिन सब्र की तारीफ़ पूछी किसी ने हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कि उनके बेटे ने उनसे बात की कि बाबा जान सब्र क्या है। ये बात मुझे मेरे पीरो मुर्शिद ने बताई, हज़रत मोहम्मद मोहसिन मनव्वर यूसुफ़ी साहब ने। तो उन्होंने पूछा कि बाबा सब्र क्या है, तो उन्होंने कहा बेटा मोमिन का काम है सब्र के ऊपर शुक्र अदा करना। जी, सब्र है किसी मुश्किल और परेशानी के ऊपर शुक्र अदा करना, कि अगर आपको कोई मुश्किल और परेशानी आ रही है फिर भी उसको वेलकम करें। अगर लेट से माशरे में, आपकी लाइफ में किसी इंसान की तरफ से या किसी की भी तरफ से अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आ रही है तो आप उसके ऊपर शुक्र अदा करें। मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। कशफुल महजूब अक्सर लोगों ने किताब पढ़ी होगी, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने। वो कहते हैं कि मैंने दुनिया की हकीकत को एक वाक़े से पहचाना। वो वाक़या क्या है? कहते हैं मैं एक दफ़ा सफ़र कर रहा था जी, और सफ़र में वो जो है एक बहरी जहाज़ में वो सफ़र कर रहे थे, जिसमें बड़े अमीर लोग जो है ना उसमें सफ़र कर रहे थे, और उसमें वो भी थे। अब आपको पता है जो होते हैं अल्लाह के वली, ये ज़रा सादगी में और बड़ा आजजी में इनका वो सिस्टम होता है। और वैसे भी जिस पीरियड से उस वक्त वो गुज़र रहे थे, उस वक्त उनके ऊपर मुफलिसी भी बहुत थी, जो उन्होंने कशफुल महजूब में लिखा है, तो गुर्बत भी बहुत थी। तो कहते हैं कि वो जो उमरा थे, अमीर लोग थे, वो
खरबूजा खाते थे और उसके जो छिलके थे वो मेरे ऊपर फेंक देते थे, ठीक है। फिर वो क्या करते थे, कोई भी चीज़ खाते थे तो वो उसकी जो बची खुची चीज़ें थी, कूड़ा करकट कह लें, कि वो मेरे ऊपर फेंक देते थे, ठीक है। इंतहा उन्होंने ये की कि उनमें से फिर एक शख्स उठा, उसने मुझे देखा कि ये अजीब सी बुरी हालत में ये शख्स बैठा हुआ है, ये पता नहीं कौन है कौन नहीं है। तो एक इंतहा एक शख्स ने ये की कि वो खड़ा हुआ और उसने ऊपर वाले हिस्से से, मैं नीचे था, और पेशाब कर दिया मेरे ऊपर। कहते मैंने चुप करके मैं उसकी सारी बात को मैं देखता रहा और मैंने एक भी उसके ऊपर कह लें कि अपने माथे पर एक बल भी नहीं आने दिया। कहते उस एक दिन का जो वो सब्र था या जो कंट्रोल था, उससे जो मैंने हासिल किया, जो रूहानी तरक्की और मार्फत, और जो मैंने उससे आगे मैं बढ़ा, वो मेरी पूरी ज़िंदगी की रियाजत, वो कहते हैं समझता हूँ कि मैं एक तरफ है और एक दिन का वो जो सब्र और एक लम्हे का था वो एक तरफ है। तो मैं ये समझता हूँ कि सब्र एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको खुशी का इजहार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। ये दो तरह का सब्र बयान कर दिया। एक आपने रियलिटी बेस्ड जो आजकल हमारे साथ हो रहा है, हमारे माशरे में हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है, हम भी उन्हीं में शामिल है। और एक ये सब्र जो इन्होंने बताया कि सब्र करना क्यों ज़रूरी है। क्या एक्ट्रेसेस ये सारे साबिर इनमें कहा जाता है, बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं कि आपकी फील्ड में भी अब सब्र नहीं रहा? नहीं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सब्र सिर्फ एक बंदे का नहीं होता, ये दोनों तरफ से होता है। दोनों तरफ से होता है। आप ये कहें कि दूसरा बंदा सब्र करे, मैं नहीं करूं, तो ये गलत है। ये गलत है। ये दोनों तरफ से होना चाहिए। आप समझो कि मैं राइट पे हूं, बस वो सब्र कर ले, नहीं। सब्र जो है वो इसी चीज़ का नाम है कि अगले की गलती को देख के खुद भी बर्दाश्त करो और दूसरा भी करे, इसको सब्र कहते हैं। ये नहीं है कि एक की तरफ बस बढ़ावा दिया जाओ, दूसरे की तरफ वो झुकाई जाओ, नहीं। दोनों तरफ से ये होना चाहिए, दोनों तरफ। सब्र जो है वो कमजोर के लिए है, ताकतवर को कोई सब्र नहीं हम लोगों की करना अपनी चाहिए। एक सोच है जहाँ हम जहाँ पे मर्जी सेट कर लें, नहीं, ये हमेशा दोनों तरफ से होता है। जैसे आप ट्रैफिक की बात करें तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं फास्ट निकल जाऊं, दूसरा कोशिश कर रहा होता है मैं निकल जाऊं। हमें ये देखना चाहिए कि उसका राइट बन रहा है तो उसको निकलने दें, मेरा राइट बन रहा है मुझे निकलने दें। ये नहीं है कि बस वो भी निकल जाए मैं भी निकल जाऊं, फिर आपस में टकराएंगे। बताइए क्यों नहीं देख रहे हम? हाँ देखिए, मैं अपनी बात करूंगी। जब आपके पास ऑलरेडी सारे सॉल्यूशंस मौजूद हैं, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। देखिए, मैं दूसरों को जो क्रिटिसाइज करूंगी, मैं पहले अपनी गलती निकालूंगी। व्हाई यू आर नॉट डूइंग दैट? सारी दुनिया में अगर आप लोगों की 3 मिनट ये ट्रैफिक इंटरनेशनल कंपटीशन में रख दी जाए ना कि इस तरह चलती है पाकिस्तान की ट्रैफिक, तो अवार्ड मिलेगा हमें। बेवकूफ़ तरीन ट्रैफिक करार पाएगी सर। तो ये हम एक बंदा नहीं है ना इसका जिम्मेदार, सभी हैं। हम जहाँ पे हमें मौका मिलता है हम भी ये बेवकूफियां करते हैं, हम भी अपने दिखाते हैं कि हमें भी पेशेंस नहीं है। हम जब हमें पता है तो जब हम दूसरों को क्रिटिसाइज करने से पहले अपने अंदर अपने अंदर पहले हम अपने आप को ठीक करें, फिर दूसरे को करें। प्लीज इस चीज का जवाब दें कि यू आर ग्रेजुएट, यू हैव डन योर एमफिल्स, आप पढ़े लिखे लोग हैं। सुबह मैं बीकन हाउस पढ़ाने जाया करता था, 2012 की बात है। मैं इशारे पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि स्कूल के बच्चों को गाड़ी वाले छोड़ने जाने हैं, गुलबर्ग के लोग जी। वहाँ पर सारे ग्रामर और सलामत और बीकन हाउस स्कूल सिस्टम्स और शील्ड सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं। 99% गाड़ी वाले लोग इशारा तोड़ते हुए गुजरे हैं सुबह। हु विल लीड दिस नेशन? जब आपके पास पैसा भी आ जाता है, गाड़ी भी आ जाती है, आपके घर के अंदर हर चीज़ एसी भी ऑन है, उसके बाद भी आप अपने वतन की धज्जियां उड़ाना है। ये इसमें मैं यही कहूंगी हम सबको खुद को ठीक करना पड़ेगा। नहीं, खुद नहीं हम ठीक होंगे। सॉरी, मैं यहाँ पर देखा वही बात है ना, हमने दूसरों को ठीक करना है, हम तो नहीं होना। ये इस बारे में अगर बात की जाए थोड़ा सा मॉर्निंग शो में वापस आते हैं क्योंकि बहुत बात होगी सब्र के बारे में। इस पे भी हमें सब्र करना चाहिए, हमें सुनना चाहिए कि जो हमें दूसरों की बात है उसको भी बर्दाश्त करना चाहिए, दूसरों की राय भी लेनी चाहिए और दूसरों की राय पे हाँ भी मिला देनी चाहिए। आपकी राय और हो सकती है, इनकी राय और हो सकती है, और इसमें भी हमें सब्र करना बड़ा जरूरी है, बात सुनना भी बड़ा जरूरी है। आपने स्टार्ट किया थिएटर से, माशाल्लाह से। थिएटर वो वाला जहाँ पे एक काम किया जाता था, काम सिखाया जाता था, फुटवर्क सिखाया जाता था, बताया जाता था कि बात कैसे करनी है, क्या बोलना है, और बकायदा क्लास से थिएटर छोड़ा नहीं। कुछ टाइम की कुछ ऐसी तरतीब होगी, फिर कुछ जब मैं वापस आई
मैं बाहर शिफ्ट हो गई, फिर मैंने सोचा कि अब नहीं करना ना। तो जब वापस आई तो वो माहौल ही बिल्कुल चेंज हो चुका था। जो हम लोग डरा करते कैसा थे एनवायरनमेंट छोड़ के गई थी आप थिएटर? हम जब छोड़ के गए थे तो ये हाल था कि हम लोग पब्लिक में देख नहीं सकते थे। देख अगर नहीं गलती सकते। से एक आंख भी पब्लिक में चली गई है ना, जी। तो पीछे जानने की देर होती थी कि आप बैक स्टेज पे गए नहीं है तो सीनियर्स ने आपकी क्लास लेनी शुरू कर दी। अच्छा। आपने देखा तो आपकी नजर कैसे गई, मतलब इतना वॉच किया जाता था कि आप स्टेज पे खड़े हैं तो आपकी नजर किस तरफ जा रही है। अच्छा, जबरदस्त। ये नहीं होता था कि आप जैसे जाते हैं तो सबसे पहले सलाम किया जाता है, हाँ। बताया जाता है कि ये मेरे बंदे बाकी बैठे हुए हैं। अच्छा। उस वक्त कौन है, आपकी फैमिली भी बैठी है ना, तो आप फैमिली को भी नहीं दिखा सकते कि ये मेरी फैमिली है, या मैं फैमिली को भी हेलो हाय नहीं कर सकते। आप सिर्फ परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करते हैं और जो करेक्टर मेरे सामने है मैं सिर्फ उसी से मुखातिब हूँ। आप अपने तरफ से कोई एक लफ्ज अगर नहीं बोल सकते थे जब मैंने किया। जी। अगर कोई फिल्म बदी आपके दिमाग में आ भी गई है तो अच्छी आई है तो आपने अदा करनी है। आप कोई जूम आईनी बात नहीं कर सकते, आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे पब्लिक में आपका रिस्पॉन्स अच्छा ना आए, या लोग ये कहें कि यार ये लेडीज होगी, इसने कैसे बात कर दी। बिल्कुल। यानी कि इन चीजों तक को नोटिस में लिया जाता था। तो जब मैं वापस आई तो बकायदा माहौल ही चेंज है, डांस चल रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग भी डांस करते थे, लेकिन हमारा डांस होता था कि ये मूव की है, गाना चल रहा है, कोई पता नहीं गाना चाहे अच्छा है, हैप्पी है, सैड है, हमने सिर्फ घूमना ही है। अच्छा। यहाँ से यहाँ चले गए हैं, ठीक है। तो पब्लिक खुश हो जाती थी कि वाह 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 बड़ी परफॉर्म हो गया। जबरदस्त। सिर्फ अच्छा, एक्सप्रेशन अगर होते मैं थे। आपसे बात करूं, उस वक्त थिएटर में नाम बनाना मुश्किल था या आज के वक्त में नाम बनाना मुश्किल नाम है? हमेशा बनाना मुश्किल था। नाम हमेशा बनाना मुश्किल। नाम हमेशा। आज भी मुश्किल है थिएटर में आज तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत आसान भी है। बहुत आसान भी वो है। टिकटॉक पे भी मशहूर हो जाते हैं। जबरदस्त। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे थिएटर के बारे में? मैं इसके ऊपर बहुत कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन बहुत कुछ कहना चाहूँगा इसलिए कि मैंने जिन लोगों से जिनकी मैंने इज़्ज़त की, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। बड़े लोग थे जिनके साथ कुछ वक्त गुजरा, जिसमें जनाब अहमद राई साहब, जनाब मुनीर नियाज़ी साहब, हबीब जालिब साहब और महाराज गुलाम हुसैन कथक जी। और मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने उस्ताद सलामत अली ख़ान की ज़िंदगी में जो आखिरी ताजपोशी की, उसका मैं प्रोग्राम मैनेजर था हॉल नंबर 3 में। और मुझे ये भी एजाज़ हासिल है कि जनाब मेहदी हसन साहब का जो अवामी प्रोग्राम आखिरी लाहौर में हुआ, ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए किया गया 2006 में, उसका भी प्रोग्राम मैनेजर मैं था। मैंने उन हाथों को छुआ है, मैंने उनकी इज़्ज़त की है। और मैं क्योंकि ख़ुद एक थोड़े से अरसे के लिए मैंने एक्टिंग की थी और शायरी से मेरा ताल्लुक़ रहा। सारी ज़िंदगी इल्मी अदबी महफ़िलों का हिस्सा रहा हूँ और बहुत बड़ा मैं फ़ैन था जनाब अमानत अली ख़ान साहब का और फरीदा खानम का और इकबाल बानो का। लेकिन थोड़ी सी मैं बात यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि 1980 में जिस वक्त ज़ियाउल हक साहब तशरीफ़ लाए तो नैफडैक का इदारा वजूद में आया, जिसको अशफाक साहब ने लीड करना शुरू किया। वहाँ से हसन तारिक साहब ने छोड़ी इंडस्ट्री, वहाँ से मोहम्मद अली साहब ने इंडस्ट्री को छोड़ा, ज़ेबा ने छोड़ा, वहाँ से शमीमारा भी बाहर निकल आई, अहमद राई साहब ने भी वहाँ से खुदा हाफिज़ कहा नैफडैक के इदारे ने, क्योंकि सख्त सेंसरशिप इन्होंने लागू की आते साथ ही। और उससे क्या हुआ कि आपके जो बड़े राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री को पीछे किया और वहाँ पर एक इस तरह की फिल्में 10 साल देखने को मिली जिसमें सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी ने आके पंजाबी में उस गैप को फिल किया। अब उर्दू राइटर्स निकल गए, वो सारे डायरेक्टर्स निकल गए, एहतजाजन बहुत बड़े बड़े लोगों ने काम करना छोड़ दिया। हमारी इंडस्ट्री का जवाल वहाँ से शुरू हुआ और थिएटर का जवाल भी वहीं से शुरू हुआ। उधर पैरेलल सिनेमा तैयार हुआ इंडिया के अंदर और वहाँ पर पहला जो हमें प्रोमिनेंट नज़र आता है एक्टर, वो नसीरुद्दीन शाह नज़र आता है। 1981-82 में उनकी मूवीज़ आनी शुरू की और वो एकदम पाकिस्तान में पैरेलल मूवीज़ जो थी वो उन 10 साल में छा गई। और यहाँ कोयल जैसी, शहीद जैसी, ये अमन जैसी, जरका जैसी फिल्में, ही रांझा जैसी, मिर्ज़ा जट जैसी फिल्में और उनका म्यूज़िक जो था उसको नैफडैक ने आके गिरा लगा के कूड़े की टोकरी में फेंक दिया और तबाही शुरू हुई पाकिस्तान में थिएटर की, इल्म अदब की। यहाँ पर मुशायरों की रिवायत को काटा गया, यहाँ पर शायरों की ज़ुबान को पाबंद किया गया, यहाँ पर लिखारी मायूस होकर घरों को चले गए और आपका लिखने वाला, आपका एक्टर, आपकी एक्ट्रेसेस तड़प तड़प के बुरे दिनों में गुजार के
ख़त्म होना शुरू हो गई। वो हीरे जिन्हें 30 साल में तराश के सामने रखा गया था, बिल्कुल ठीक है, उनकी बेकदरी हुई। और उस बेकदरी का नतीजा ये है कि आप मिक्स ब्लेंडेड म्यूज़िक से गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो होगा नहीं। उस म्यूजिक के पीछे अच्छा गुजारा नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा गुजारा नहीं होगा, इस बारे में भी बात करेंगे कि क्यों नहीं होगा। कहाँ है हमारे लिखारी, कहाँ है हमारे मौसीकार जो लिखा करते थे, जिन्हें सुना जाता था और आज भी सुना जाता है उन्हें। इस बारे में भी हम बात करेंगे, सर से राय लेंगे। लेकिन अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। सर टेक्नोलॉजी के हमारी ज़िंदगी में क्या असरअंदाज है, कैसे करी है टेक्नोलॉजी, क्या हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए टेक्नोलॉजी का जो मकसद है आपकी लाइफ को ईजी करना है। ईजी करना है। आप अगर कोई चीज़ 3 स्टेप्स में करते सर हैं लेकिन हमारी लाइफ को तो काफ़ी बिजी कर दिया टेक्नोलॉजी ने, जी। हमारे पास टाइम नहीं रहा। हाँ जी, ऐसे ही है। अब उसका कोई भी जो चीज़ है उसके इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको राइट वे में यूज़ करते हैं या रॉन्ग वे में यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात करें तो ये भी टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, ठीक है, कि आपको टेक्नोलॉजी ने मोबाइल फ़ोन दिया है ताकि आप आसानी से अपने रिश्तेदारों के साथ, राब्ता कर सकें, अपने दोस्तों के साथ, आप उनके साथ इन टच रह सकें हर वक्त। अब आपने ये देखना है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को कितना इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं कि ये आपकी ज़िंदगी को नुकसान की तरफ मत लेकर जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये हमारे दोस्त बात कर रहे थे ट्रैफ़िक की, तो ट्रैफ़िक की बढ़ने की एक वजह ये भी होती है कि हम दौरान ट्रैफ़िक मोबाइल फ़ोन के ऊपर मैसेज कर रहे होते हैं। अब मैं लेट से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं मैसेज कर रहा हूँ और पिछला उसकी वजह से मेरी गाड़ी स्लो चल रही है, पिछला बंदा इम्पेशेंट हो रहा है, उसने कोई उसको कोई ज़रूरी काम है या कोई भी वजह है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो उससे सब्र जो है वो ख़राब होना शुरू हो गया। तो देखना ये है कि इसका जो आपने टेक्नोलॉजी को पहली बात यह कि अडॉप्ट करें, उसके बाद उसको फिर सही तरह से अडॉप्ट करें। अब मसला ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी में ऑप्शंस हैं, अभी हम लोग बहुत गैप है उसका जी। हमने सही तरह से टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर ही नहीं किया कि हमारी आम ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल कर हमारा कैसे रोल प्ले कर सकते। बेसिकली टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, इस्तेमाल का हमें समझ नहीं आ रही है कि हमें करना कैसे है। अब हमारा इस्तेमाल क्या है, हमने जो मोबाइल फ़ोन को जो ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया वो सोशल मीडिया के लिए कर लिया हमने। ठीक है, मिसाल के तौर के ऊपर आपने कहा जी कि ये तो हमारे लिए परेशानी बन गया। हाँ, परेशानी क्या है कि मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आमतौर पर एंटरटेनमेंट। जी। एंटरटेनमेंट का मकसद ये होता है कि एंटरटेनमेंट ना एक तरह से एंटी डिप्रेसेंट भी है। अच्छा ठीक है, कि आप डिप्रेशन में हैं, आप परेशान हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए कोई ड्रामा देख लें, म्यूज़िक सुन लें, आप कोई गाना सुन लें, आप अच्छा महसूस करेंगे। तो वो ये जो इसको एंटरटेनमेंट कहा जाता है। तो एंटरटेनमेंट एक तरह से एंटी डिप्रेसेंट का भी काम करती है। ठीक है, लेकिन एंटी डिप्रेसेंट जो टैबलेट फॉर एग्जांपल अगर आप लोग लें या कोई भी आप दवाई खाते हैं, वो एक हद से अगर आप ज़्यादा ले लेंगे तो वो क्या होगा, वो फिर आपके लिए नुकसानदेह होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से एंटरटेनमेंट है। अब ये मिसाल के तौर पर आप सोशल मीडिया या जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है, इसको अगर आप एंटरटेनमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप को महसूस कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, यार मेरे दोस्त ने मैसेज किया है, वाह कितना प्यारा जोक भेजा, मैं अभी सबको भेजता हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। खत्म हो गया अब फॉरवर्ड मैसेज वाला जोक भेजने वाला, अब नहीं है, वो मैसेज नहीं है, फॉरवर्ड व्हाट्सएप होता है अब, ठीक है। अब व्हाट्सएप के ऊपर चीज़ें आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसकी आपने एक लिमिट डिफाइन करनी है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो बेसिक जो जॉब है, हैव यू डिलीवर्ड दैट। एक चैलेंज ये आ रहा है, मसलन स्टूडेंट्स को देखा जाए तो स्टूडेंट ने अपना जो लेक्चर उसने आज कॉलेज यूनिवर्सिटी में अटेंड किया है या स्कूल में अटेंड किया है या होमवर्क है उसको नहीं किया, लेकिन मोबाइल फ़ोन पहले है। ठीक है, तो क्या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आपका जो गोल है लाइफ का वो डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, या आपका जो पर्सनल गोल्स हैं उनको तो अफेक्ट नहीं कर रहा? जी को आगे बढ़ाना सर, मैं आपकी राय लूंगी प्रॉपर इस बारे में। मैं आपसे सवाल करूंगी कि इन्होंने जिक्र किया कि डिप्रेशन खत्म होता करने के लिए हम इंटरटेनमेंट की तरफ आते हैं। जो आज की हमारी इंटरटेनमेंट है, क्या वो डिप्रेशन का बाइस है या डिप्रेशन उससे खत्म हो रहा है? ये मैं आपकी राय जरूर लूंगी। यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले हम अपनी प्यारी सी सिंगर से उनकी खूबसूरत आवाज़ में उनका खूबसूरत गाना सुनेंगे। अखियां दा चांद तो थोड़ी देर होर ठहर जा, अजे लथा नहीं अखियां दा चांद तो थोड़ी देर होर ठहर जा। रब पूरी कीती दिल दी दुआ, रब पूरी कीती दिल दी दुआ,
जा अजे लथनियो अखियां दा चाह तू थोड़ी देर होर ठहर जा अजे लथनियो अखियां दा चाह तू थोड़ी देर होर ठहर जा अखियां नू रज रज अज तक लैन दे सजना दे कोल जरा सजना नू बैन दे अखियां नू रज रज अज तक लैन दे सजना दे कोल जरा सजना नू बैन नैयो जिंदड़ी नू मानी दा वसा नैयो जिंदड़ी नू मानी दा वसा तू थोड़ी देर होर ठहर जा अजे लथनियो अखियां दा चाह तू थोड़ी देर होर ठहर जा अजे लथनियो अखियां दा चाह तू थोड़ी देर होर ठहर जा रब न ले आवे ओ पिछोड़े वाली रात वे हवेरे न होवे चन्ना फिर मुलाकात वे रब न ले आवे ओ पिछोड़े वाली रात वे हवेरे न होवे चन्ना फिर मुलाकात पूरी हुंदी है विछोड़े दी सजा पूरी हुंदी है विछोड़े दी सजा तू थोड़ी देर होर ठहर जा अजे लथनियो अखियां दा चाह तू थोड़ी देर होर ठहर जा अजे लथनियो अखियां दा चाह तू थोड़ी देर होर ठहर जा वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं जो हकीकत भी बता रहे हैं लेकिन स्माइल करते करते बता रहे हैं कि किस तरह सब्र करना चाहिए। इसके अलावा हम बात कर रहे थे फिल्म के अलावा हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की। मुझे ब्रेक के बाद मेरे बड़े प्यारे मेहमान ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर नदीम शहराजी ने। मैं वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। सर हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की। आज हम कैसे इस्तेमाल करें, क्या टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा? मैं चाहूँगी आप अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। देखिए जी, दुनिया की कोई भी चीज़ जो है ना वो अच्छे के लिए बनाई जाती है, फ़ायदे के लिए बनाई जाती है। बिल्कुल। और उसका अगर यूज़ अच्छा हो, उसकी यूटिलाइजेशन अच्छी हो, बिल्कुल, तो डेफिनेटली वो फ़ायदा उसका होता है। ठीक है। तो लेकिन हर वो चीज़ जिसको हम ज़रूरत से ज़्यादा उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, हाँ जी, तो फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिविटी भी आना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। असल में जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है तो इसने हमारी ज़िंदगी को आसान किया है, इसमें कोई शक नहीं। खूबसूरत भी किया है। दुनिया सिकुड़ कर एक ग्लोबल विलेज बन गई है। हम दुनिया के एक कोने पर बैठकर दूसरे कोने में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों अजीज़ों को आंख में आंख डालकर बात कर रहे होते हैं, और कोई इसमें कोई हमारे अखराजात भी नहीं होते। बहुत माइनर सा जो हम सोच भी नहीं सकते थे किसी ज़माने में कि एक अमेरिका में शख्स बैठा हुआ है और उसके साथ मैं इधर बैठकर बिल्कुल माइनर से पैसों में बात कर रहा हूँ। लेकिन बात जब उससे आगे बढ़ती है ना, तो वहाँ पर मसाइल जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। असल में बात ये कि हमारी जो है ना यंग जनरेशन की हम ग्रूमिंग सही तरीके से नहीं कर सके। हम जिस तरफ भी बढ़ते हैं ना, फिर आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। और उसका मेरे ख्याल के मुताबिक हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन है
जी। हमारे जो मॉडर्न इदारे हैं और उसके साथ साथ वालिदैन का भी उतना ही रोल है, वो अगर अपना पूरा रोल अदा करें, जी। अगर यंग जनरेशन को उतना वक्त दिया जाए जो वो डिज़र्व करते हैं, जो उनकी ज़रूरत है, या हमारे इदारे जो खासकर एजुकेशनल इदारे हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, वो ग्रूमिंग के उन पार्ट्स को लेके आएँ जो किसी बच्चे या नौजवान की शख्सियत के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन अगर अभी भी हमने इन मसाइल पर हंगामी तौर पर अमल न किया तो फिर मेरे ख्याल में कदरे चीज़ें हमारे हाथ से निकल चुकी हैं, तो मजीद ये मुझे निकलती हुई नजर आ रही है। सर बात हो रही थी डिप्रेशन की, तो उन्होंने कहा कि जब आप डिप्रेस होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो इंटरटेनमेंट की तरफ आते हैं, मूवी देख लेते हैं, गाने सुनना शुरू कर देते हैं। तो क्या आज की हमारी जो इंटरटेनमेंट है वो हमें डिप्रेशन दे रही है या हमारी डिप्रेशन को खत्म कर रही है? डिप्रेशन दे रही है। उसकी वजह यह है कि वायलेंस उसमें वायलेंस दिखाया जाता है जी, और ऐसी माफूकुल फितरत चीज़ें दिखाई जाती हैं कि हीरो है वो पंच मार रहा है तो उसके पंच से 2-4 लोग उड़ते चले जा रहे हैं। तो ये एक फिक्शन जो क्रिएट होता है बच्चों के जहन में, दिस इज ऑल स्टूपिड थिंग्स। आप पिछली मूवीज़ में चले जाएं, आप देखें एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, एक माशरे की स्टोरी है, उस स्टोरी को डायरेक्टर, एक्टर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स जो हैं वो उसको बनाते हैं और फिर वो खूबसूरत अंदाज में पेश कर दी जाती है। यहाँ पर अब क्या है, वो डिप्रेस ही होगा क्योंकि वो पंच मारेगा तो उसका जो खेलने का खिलौना है वो भी नहीं दूर जाएगा। ठीक है, देखें ना, आप एक ऐसी चीज़ों में उनको डाल रहे हैं जो विच इज़ नॉट एक्चुअली एग्जिस्टिंग। वायलेंस है, बड़ी बड़ी गन्स हैं, उनसे जीपों को उड़ा के दिखाया जा रहा है। आप क्या मैसेज पास कर रहे हैं? पीछे जाएं 90s से पहले हॉलीवुड में वहाँ से क्या मूवीज़ हमको देखने को मिली, मैं आपको नाम बताता हूँ जो डिफरेंस है। टू सर्व विद लव मिली हमें सिडनी पोइटर की देखने को, हमें ग्रेजुएट मिली डस्टिन हॉफमैन की, हमें सनफ्लावर मिली सोफिया लॉरेन की, हमें रायंस डॉटर मिली सारा मिल्स की। ये वो मूवीज़ थी जिन्होंने हॉलीवुड का हमसे तारुफ करवाया। दूसरी तरफ एक्शन मूवीज़ जो थी वो भी हमें गन्स ऑफ नेवरऑन जैसी मूवीज़ देखने को मिली। ठीक है, अब क्या मिलता है? वायलेंस, फास्ट स्पीड में जा रहा है मोटरसाइकिल के ऊपर हीरो, वो उसके आगे पहाड़ भी बहुत छोटी सी चीज़ है, हीरोइन को वो उसने हवा से ही पिक कर लिया, हाथ पकड़ के घुमा के पीछे बिठा लिया। और फिर मैं माजरत चाहता हूँ, फिर एक बात मैं ऐसी कहने लगा हूँ कि जब आप अपनी सकाफ़त को बाय बाय कर देते हैं ना, खुदा हाफिज़, हमने तुम्हें कुर्बान किया अमेरिकन सकाफ़त के और इंग्लिश और कैनेडियन सकाफ़त की खातिर, हमने अपनी तमाम उन मोहब्बतों को, उन रिवायतों को तुम्हारी जीन और जैकेट के ऊपर कुर्बान किया, तुम्हारे कोक और बर्गर पे हमने कुर्बान किया अपने खानों को, अपने एहतराम को, तो फिर उसका नतीजा यही निकलता है, ये भुगतना पड़ेगा। जब तक आप एक चार दीवारी करके अपनी फोक विजडम को, अपने पुराने लोगों के पैरों को हाथ लगाना चाहिए जाके जो जिंदा हैं, ज़ेबा के, फरीदा खानम के, इन लोगों को, सुरैया मुल्तानी कर को, इन्हें बिठा के कहना चाहिए पाकिस्तान में आर्ट एकेडमी नहीं बनी, नदीम साहब को लेके आना चाहिए, कवि साहब को लेके आना चाहिए। सर प्लीज़ सॉल्व करें, वरना हम एक कॉमेडी थिएटर तो बन ही चुका है, पाकिस्तान में कॉमेडी थिएटर चल रहा है, आप उससे खुश हो जाते हैं, हमें तो वो ज़रा भी, हमें तो चचोरपन लगता है। बिल्कुल। अच्छा मैम, आप थिएटर से फ़ौरन आगे फिल्म की तरफ, पहली फिल्म थी गबरू जवान, गबरू पंजाब दा। कैसी रही ये फिल्म और आपको कैसा लगा थिएटर पे लाइव परफॉर्म करना? फीडबैक फ़ौरन से मिल जाता है और फिर एक्टिंग करना, रीटेक्स भी हो रही है, बार बार आप बोल भी रही हैं, डायलॉग्स भी बोल रही हैं, कैसा लगा आपको? जब मैंने थिएटर स्टार्ट किया, और पहले तो मैं सर की बात का जवाब दूं कि आजकल ये पंच मारना या मोटर बाइक नहीं है, पहले भी होता था, पुरानी फिल्मों में भी होता था, जैसे सुल्तानी साहब की फिल्मों में भी होता था कि वो खून से भरे हुए हैं, गंडासा ही लगाई जा रहे हैं और इतने लोगों को मारने के बाद भी वो जिंदा है। मैंने इसको कंडेम किया। वो नेफ्ड एक्ट के इदारे की बदौलत हम उस सारे फेज से आपको याद है सर जी कि वो हमने गंडासा पसरा जाएगा तो तेरी खैर नहीं है, वो खुद पता नहीं कितनी गोलियां खा चुका है, सारा बिल छोड़ तो ये गैर फितरी चीज़ थी ना। तो सर हम टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे जा रही है, वो सारे लोगों ने फिर उसको
करना तो है ना, दिखाना तो है ना कि भाई कहाँ चाहे दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। तो ऐसे हो रहा है, बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जिसमें अननेचुरल उन्होंने दिखाया गया है। अच्छा, फिर कहा भी तो जाता है ना सर कि जो फिल्म है वो लार्जर देन लाइफ है, रियलिटी नहीं है, तो फिर हम उसको क्यों भूल जाते हैं? फिल्म पता क्यों बनाई जाती है? देखिए आप अगर यार आप 2.5 घंटे में आप ये समझते हैं ना, पूरी आपने लाइफ उन्होंने दिखा दी, स्टार्ट भी दिखा दिया, एंड भी दिखा दिया। आप मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ की औरत जो है उसको उस तरह ट्रीट किया जाता था हमारे कल्चर में जैसे कैनेडियन और अमेरिकन औरत को उनके कल्चर में ट्रीट किया जाता है। हम तो अपनी माओं की खातिर ज़िंदगियाँ दे देते थे, हम तो अपनी बहनों की खातिर कुर्बान हो जाते थे, हम तो अपनी बेटियों की चादर की हिफाजत की खातिर शहीद तक हो जाया करते। एक मिनट, उसको आप लोगों ने खैर बात कह दिया हुआ है ना, उसको टाटा बाय बाय सिखा दिया है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आपने आपको 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 बड़ा बड़ा ऑर्थोडॉग लगेगा वो बंदा जो दकियानूसी लगेगा, जो कहेगा कि बुल्ले शाह को क्यों नहीं पढ़ाया, वारिस शाह को क्यों नहीं पढ़ाया, शेक्सपियर पढ़ाते हो, इनको कीट्स को पढ़ाते हो, बुल्ले शाह और वारिस शाह को क्यों नहीं पढ़ाते, माधोलाल सरकार को क्यों नहीं पढ़ाते, शाह हुसैन को क्यों बात नहीं आ जाती है पढ़ाते? एजुकेशन सिस्टम पे। जो आप कोर्स डिजाइन करके देखिए, बच्चे वही पढ़ेंगे। आप कोर्स ऐसे डिजाइन करें, हम मजबूर हो उसको पढ़ने के लिए। नए पाकिस्तान में नई खूबसूरतियां होनी चाहिए। बिल्कुल, तो फिर सबसे पहले सोशल मीडिया बंद होना चाहिए। नहीं, बंद कुछ नहीं करें। नहीं, बंद होना चाहिए, इसकी लिमिट होनी चाहिए ताकि हमारा नहीं, आप उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को मार्क करें। जी, मैं जहाँ तक मेरे भाई ने फिल्म के हवाले से और माफाकुल फितरत अनासिर का और आजकल में जो एक्शन मूवी दिखाई जा रही हैं उसको ही मैं थोड़ा सा आगे लेकर बढ़ना चाहता हूँ। असल में बात ये है जी कि हर चीज़ का एक ज़माना होता है और वो ज़माने के साथ साथ वो ट्रेंड भी ख़त्म होते हैं, वो ख़यालात भी ख़त्म होते हैं, और वो उन ख़यालात के साथ जब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में तब्दील होती है तो हर जनरेशन के अपने कुछ तकाज़े भी होते हैं। तो फिल्म की कहानी का जहाँ तक तौल्लुक है, मैं बिल्कुल आपके साथ इसमें 100% इत्तेफाक करता हूँ। आपके और मेरी उम्र के लोग उसको फजूलियात समझेंगे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि एक माफौकुल फितरत है चीज़, जो बंदा कर नहीं सकता उसको दिखाया क्यों जा रहा है जी। लेकिन एक बंदा हवा में उड़ रहा है, जैसे इंसान हवा में नहीं उड़ सकता, तो उसको फॉलो करते हुए बच्चे बाजू का छत से भी गिर जाते हैं, ठीक है ना जी, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हर दौर के अपने तकाजे होते हैं। अब जब हॉलीवुड को अब आप ले लें, किसी और हमारी अपनी फिल्म इंडस्ट्री को ले लें, हमारी इंडस्ट्री तो अभी इस काबिल खैर नहीं दोबारा हुई कि उस पर हम नई फिल्मों पर बात कर सकें। एनीवे, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा। सर, बात ये है कि लोग वो दिखा रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं। हाँ। प्लीज मैं यहाँ पर मुझे थोड़ा सा दीजिएगा। असल में जब उनके पास एक्शन मूवीज दिखा कर एक स्टेज ऐसी आई कि लोग उससे उस एक्शन को लोग समझने लग गए। ये तो वो चीज़ है जो मैंने आपको याद होगा पाकिस्तानी फिल्मों में जब आखिरी लड़ाई होती थी लोग गेट के पास खड़े होकर देखते थे, लोगों को पता होता था आखिर में लड़ाई लाजमी होनी है, गंडासा जो भी है, तो वो एक जरूरी उसका हिस्सा था, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप हॉलीवुड में जाए और किसी इंडस्ट्री में चले जाए, मैं अर्ज करता हूँ उसमें अच्छी कहानियां वो लोग देते रहे, ठीक है। आखिर में लड़ाई नहीं अब जब एक वक्त गुजरा, वो वक्त अपने रवायात भी साथ ले जाता है। देखिए सर, बात ये है, मेरी बात अगर खत्म हो जाने दें, जी जी प्लीज। हाँ, तो फिर जब नई जनरेशन आती है ना, आजकल की जनरेशन के यहाँ तस्वुर है ही नहीं। आजकल की जनरेशन ख्वाब नहीं देखती, आजकल की जनरेशन इमेजिनेशन नहीं करती। आजकल की जनरेशन जो है ना, वो क्यों शायरी क्यों पसंद नहीं है आपकी इस जनरेशन को, इसलिए कि ये इमेजिनेशन में जाते नहीं है। ये हर चीज़ में रिजल्ट गूगल का मांगते हैं, अपने इश्क में भी मोहब्बत में भी गूगल का रिजल्ट मांगते हैं, ठीक है ना जी। तो उस वजह से जो इनकी पसंद होगी, जो ये मांगेंगे, जो चीज़ बिकेगी, इंडस्ट्री वो बनाएगी, इंडस्ट्री वो बनाएगी। सर, कुछ मूवीज ऐसी बनी जिनमें एक सोशल मैसेज था, वो नहीं चल पाई, नहीं वो हमने सुनी नहीं, ऐसा ही है। इंडस्ट्री की ये भी जिम्मेदारी है कि उसने एक तो रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, साथ में उसने अपने ट्रेडिशन से हटना नहीं है। मैं माजरत के साथ थोड़ा सा इस बात से खिलाफ करता हूँ कि इंडस्ट्री को ये भी इंश्योर करना है
कि डिमांड को भी डिलीवर करे, एट द सेम टाइम लोगों को कल्चर के साथ एसोसिएट रखे। बिल्कुल आपने उनको कट ऑफ नहीं कर देना। उस हवाले से ये सर सही बात कर रहे हैं, और ये भी अपनी जगह पर ठीक है। मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूँगा, अगर मुझे मौका दें या उनको कंप्लीट करना। देखें, बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में ना कोई भी इदारा आइडियल स्टेट में काम नहीं कर रहा। हम ये नहीं कह सकते कि आर्ट एंड फिल्म बड़ी आइडियल स्टेट में है, एजुकेशन को नहीं कह सकते। हम बहुत से इदारों के बारे में जब बात करें तो आइडियल स्टेट में कोई नहीं। हमें हर जगह ही डेवलपमेंट चाहिए। ये जो आर्ट का शोबा है ये तो इतना ज़्यादा निगलेक्ट हो गया हुआ है कि इसके अंदर बाकायदा ऐसे होता है कि ये साथ वाला घर तुम्हारा है, ये हमारा है। हमारी जो जनरेशन है, हमें लगता है कि नई जनरेशन हमारे साथ नहीं रहती, बल्कि उनका अगला घर है, वो अगले ज़माने में रह रहे हैं। हम उनके साथ ज़िंदा ज़रूर हैं, सांस ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन हमारा घर पिछला है, हम पिछले घर में रहते हैं। हम जब भी उनके घर में जाते हैं वहाँ शोर शराबा होता है, और हमें अजीब सा लगता है कि ये जो 4 बच्चे बैठे हुए हैं, इन्होंने चारों ने अपने मोबाइल निकाल लिए हैं, बर्थडे हो चुकी है और केक खाया जा चुका है और कोक वगैरह पी ली हुई है, और उसके बाद का जो आधा घंटा पौना घंटा है उसमें वो अपने मोबाइल्स पे अपनी दुनिया में चले गए हुए हैं। तो ये देखिए, आपसे चीज़ें बिखर रही हैं। आप दुनिया में तो चले गए, आप कनाडा अमेरिका आपने कांटेक्ट कर लिया, यू गॉट सम फ्रेंड्स देयर, यू स्टार्टेड टॉकिंग विद देम और शेयर कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो आप लाहौर में या पाकपतन में या आरिफ वाला में या साहिवाल में या शेखुपुरा में या सरगोदा में या फैसलाबाद में रह रहे हैं, जहां आपको साफ एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, जहां आपको उस लेवल की एजुकेशन नहीं मिल रही जिन लोगों के साथ आप सोशल मीडिया के थ्रू इन टच हो गए। बहरहाल प्लीज जी ठीक हो गया। प्लीज गो। बिल्कुल, मैं एनी जी से पूछना चाहूंगी उनकी पहली फिल्म के बारे में, क्योंकि हमने उनसे सवाल किया लेकिन फिल्म के बारे में सबने मेरे सवाल को घुमा दिया गया। के बारे में आपके सवाल को घूमने फिरने दिया कि घूमो फिरो जरा। बताएंगे तो हम फिल्म देखेंगे ना। गबरू जवान के बारे में आप पता नहीं कब के डब्बों में वापस चली गई। और सबसे मजे की बात, जब मैंने थिएटर कर रही थी उससे नहीं, डब्बा नहीं थी, मतलब अब तो काफी पुरानी हो गई, अब तो वापस चली गई आप। और अच्छा, मुझे जब कहा गया तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि चलो जी एक फिल्म की ऑफर हो रही है और अच्छा रोल दिया जा रहा है, सेकंड पेयर पे है, तो डेफिनेट भाई अच्छा। और जब मैं गई तो मुझे पता चला कि जी प्रोड्यूसर जो है ना वो एक सुनियारा है। अच्छा जबरदस्त। और वो सुनियारे ने खुद भी मेरे साथ एज ए हीरो काम करना है। मैंने कहा चलो भाई अब क्या मजबूरी है, फर्स्ट एक्सपीरियंस से बंदा बर्दाश्त तो करेगा। सही बात है। अच्छा, जब वो काम शुरू हुआ तो पता चला जी ये 5 दिन का स्पेल है और हो गया। तो मैंने कहा यार अभी फिल्म तो कंप्लीट ही नहीं हुई। कहते नहीं जी वो सुनियारे दे कोल पैसे मुक गए ने। तुसी अपना जेवर ले आओ। तुसी अपना जेवर ले आओ, जमा होंगे तो अगला जैसे घर बनते हैं बीच में पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, ये मसले होते हैं। सर जी ये लोग भी तो बहुत एडवांस ले लेते हैं ना, सारा सोना मोना इन लोगों ने ना ले लिया हो ना आर्टिस्टों ने। अच्छा ठीक है, आपने 5 फिल्म्स में काम किया, कौन सी बेहतरीन फिल्म थी जो आपको बहुत पसंद आई और आपको उसमें एक्टिंग करके बड़ा अच्छा लगा? देखिए, मैं जो भी काम करती हूँ ना, चाहे वो छोटा रोल हो बड़ा हो, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से 100% दूँ, आगे जो अल्लाह को मंजूर। फिल्में मेरी सारी अच्छी थी, अच्छे प्रोजेक्ट थे और अच्छी भी गई हैं, बहुत अच्छी गई हैं, लेकिन कोशिश ये करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा, लेकिन फिल्म का जो माहौल है वो मेरे मिजाज का नहीं था। वो आपके मिजाज का नहीं था, इसलिए फिर आप सिंगिंग आपने। सर एक मिजाज होता है फिल्म में काम करने का? मैं दिलीप साहब के 2 जुमले जब उनको सितारा इम्तियाज पाकिस्तान में पेश किया गया, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, 1998 की बात है। नवाब कैफी इंटरव्यू कर रहे थे, सारा बानो साथ थी और कराची में इंटरव्यू हो रहा था, तो उन्होंने एक सर डेटें भी याद होंगी आपको। हाँ 1998 नहीं डेट वो दूसरी 23 मार्च वगैरह सितारा इम्तियाज जब दिया गया दिलीप साहब को, तो लास्ट टाइम जो उनका विजिट था पाकिस्तान में, उनको हम शहंशाह मानते हैं एक्टिंग का, दिल से मानते हैं, बल्कि उनका नाम आया तो एहतराम में खड़े ही हो जाते हैं। माइक न फिर सुट देना। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा इमारत खड़ी होती है बुनियादों पर, बुनियादों पर, बुनियाद में रखा जाता है स्क्रिप्ट।
बिल्कुल ऐसे ही। अरे। इंडिया में और पाकिस्तान में स्क्रिप्ट राइटर्स को पीछे कर दिया गया और प्रोफेशनल कमर्शियल राइटर्स को आगे जगह दे दी गई है। इस वजह से अब आप अच्छी फिल्म की तवक्को ना करें। उन्होंने दोनों का जिक्र किया, पाकिस्तान का भी और हम पाकिस्तान और इंडिया दोनों का, ठीक है। जाहिर है वो ही इज़ वेरी मच अटैच टू मोहम्मद अली, उनके दोस्तों में से थे और सारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री उनकी बहुत इज्जत किया करती थी और करते हैं। और हम तो उनके लिए ज़िंदगी के लिए दुआएं करते हैं कि जब तक शहनशाह अदाकारी बैठा है हम मुसलमानों का नाम डंके की चोट पे कायम और दायम है। हैं जी? बिल्कुल ठीक हो गया। जनाब स्क्रिप्ट की यूसुफ बात खान किया, साहब, स्क्रिप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट अच्छा होगा तो उसी- फिल्म अच्छी होगी। जाहिर है। फिर उसके बाद डायरेक्टर्स हैं, उसके बाद अच्छा म्यूजिक- सर, वो चीज़, फिर हर बात आ चीज़, जाती हर है कि जो चीज़। जी 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 जरूर। जी एक्चुअली सर जो आपने बात की है ना, हमारे जो यहाँ पर एक चीज़ की कमी है, दैट इज़ लीडरशिप। लीडरशिप बहुत वीक है। हम लोग ना कोई भी लीडर बनने के लिए तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पर आर्ट एकेडमी कोई बना दे, ये वाला स्टेप कोई ले ले, फिल्म इंडस्ट्री में ये गैप है, ये फलाना बंदा ठीक कर दे। लीडर्स, हर इंसान के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक लीडर है, लेकिन हम लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर आप लोगों की जैसे फिल्म इंडस्ट्री है या आर्ट एकेडमी है, दो लोग मिलकर कोशिश करके शुरू करेंगे, क्या ये करना नामुमकिन है? कई दफा कवि साहब ने जिक्र किया। जिक्र सर एक और चीज़ है। सुने बात सुने। कवि साहब अब्दुल सत्तार ईदी साहब नहीं थे कि सड़क के ऊपर आके खड़े हो जाते। ही इज़ वेरी डिग्निफाइड आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान। हर कोई अब्दुल सत्तार ईदी साहब की तरह उस लेवल पे नहीं होता कि आर्ट एकेडमी के लिए सड़क के ऊपर आके ज़ेबा खड़ी हो जाए या इकबाल बानो आके खड़ी हो जाती या मेहदी हसन साहब देवर न्यू जनरेशन इनको जानती भी नहीं देखिए है। मैं आपको देखिए, एक जो pioneer देखिए, है, बात ये सुनें, मसला ये प्लीज है। आप इस मौजू पे ना मेरी बात सुन लीजिए। राइट सर। सब लोगों को ये एहसास है कि पाकिस्तान में आर्ट एकेडमी नहीं है। बड़े आर्टिस्ट से लेके छोटे आर्टिस्ट तक कोई पूना इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ट्रेनिंग है। अच्छा सर, बात की जाती है लेकिन सिर्फ बात की हद सिर्फ तक। बात। और आपकी जितनी भी सकाफत से मुंसलिक मिनिस्ट्रीज अब तक रही हैं, उन्होंने आर्टिस्ट के लिए कुछ नहीं किया पाकिस्तान में आज तक प्रैक्टिकली, जिससे कि टॉप के 4 आर्टिस्ट हैं, हीरो है, हीरोइन है, विलन है, सेकंड विलन है, हीरोइन, उनको तो पेमेंट्स हाई हो गई। बाकी कहानी आप जाके शानूर स्टूडियो में बैठ के सुने ना क्या किया। आपकी बात जी प्लीज गो है। बात ये है जी कि ये जो अलमिया है ना जी, जी जी, जिस अलमिया की तरफ आपने इशारा किया, जी जी, उसकी वजह ये है कि हमारी सोसाइटी में हमारा डबल रोल है। जी जी, ठीक है ना। एक तरफ हम उन जो आर्टिस्ट फिल्मों में काम कर रहे होते हैं ना, उनकी जगह जब आप अपने आप को देखते हैं, हम कहते हैं कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, उनको हम अच्छे नाम से याद नहीं करते। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। जी जी जी, ठीक है। जो हम अपने ड्राइंग रूम बैठकर अपने दोस्तों में बैठकर जी जी, उनको अलकाबात और खिताबात देते हैं, जी जी जी, वो जिक्र करने वाली बात भी नहीं। ठीक है, उनको हम, और लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं जी कि हमारी चीज़ आगे क्यों नहीं। हमारे नौजवान लड़कियां लड़के लिखे पढ़े वो इस खौफ से आगे नहीं आते कि जी उनको तो ये नाम दे दिया जाएगा जब वो आएंगे फिल्म इंडस्ट्री में। जी जी, बिल्कुल, उनको ये कहा जाएगा, बिल्कुल कहा जाएगा, और कहा जाता है। जी जी। अच्छा, जब वो उस तरफ आते ही नहीं तो फिर एक मखसूस तबका विद ड्यू रिगार्ड्स वो ही बार बार रिपीट हो रहा है। नहीं, मखसूस तबके की नहीं, बात को मैं उस तरफ नहीं जा रहा। नहीं, पिछले 30-40 साल से हर किस्म के लोग शामिल हुए हैं उसमें। हाँ, मैंने सब लोगों को देखा है, सिर्फ वो मखसूस तबके की एक आखिरी बात जो आपने कहा ना, स्क्रिप्ट राइटिंग जी, स्क्रिप्ट का अब ये हालत है कि अब आप अपना म्यूजिक देख लें, अपनी फिल्म देख लें, स्क्रिप्ट है ही नहीं। देख रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात, मेरी आप बात सुने प्लीज। मोहम्मद अली साहब का उस तबके से ताल्लुक नहीं था, वहीद मुराद साहब का उस तबके से ताल्लुक नहीं था, प्लीज, मैं उधर नहीं जा रहा, साहब का उस तबके से ताल्लुक नहीं था, कभी खान साहब, फिरदौस, मैं आने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, आने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। छोटी से यहाँ वक्त एक छोटी ब्रेक का, ब्रेक से पहले हम एनी जी का गाना सुनेंगे, क्योंकि फिर हम आगे बात करेंगे कि स्क्रिप्ट कितना ज़रूरी है और क्यों स्क्रिप्ट अच्छा नहीं लिखा जा रहा और क्यों स्क्रिप्ट लिख रहा है। क्या एक डायरेक्टर एक अच्छा स्क्रिप्ट लिख सकता है? क्या एक स्क्रिप्ट राइटर जो है वो एक अच्छा डायरेक्टर हो सकता है? इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले हम गाना सुनेंगे और सर आप मेरा साथ देंगे। चक्र के साडे वाले तक सजना, के साडे वाले तक सजना, अस जान के मीत लई अखवे
सजना कि साडे वाले तक सजना कि साडे वाले तक सजना कि साडे वाले तक मेरे सौ तेरे दिल पर जानिया मैंने सौ तेरे दिल पर जानिया वे तो जोरा जोरी प्यार पे लुकानिया आँखा मेरे के मिटाला शक वे के साथ वाले तक सजना के साथ वाले तक सजना के साथ वाले तक सजना के साथ वाले तक ना चक सनू अखियां मिलांदे ना चक सनू अखियां मिलांदे जभी नैना नू कुट कुट पांदे हुन कदी भी नहीं होना सबक वे कि साडे वाले तक सजना कि साडे वाले तक सजना अस जान के मीत लई अथवे अस जान के मीत लई अथवे झूठी मुठी तपाले आई चखवे कि साडे वाले तक सजना कि साडे वाले तक अस जान के मीत लई अथवे अस जान के मीत लई अथवे झूठी मुठी तपाले आई चखवे कि साडे वाले तक सजना कि साडे वाले तक सजना कि साडे वाले तक सजना कि साडे वाले तक वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मज़े मज़े की गुफ्तगू जारी है, तनकीद भी की जा रही है लेकिन खूबसूरत अंदाज में की जा रही है। स्माइल करते हुए हम अपनी हकीकत जो है वो भी बयान किए जा रहे हैं। और अगर बात की जाए अपने मेहमानों की तो मेरे साथ एनी ताहिरा मौजूद हैं जो बड़ी खूबसूरत स्माइल के साथ अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कर रही हैं। और कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हमारे साथ तो गुलाम मुस्तफ़ा मौजूद है। सर, अगर आपसे बात की जाए, आज के बच्चे मुतमईन नहीं है, खुश नहीं है, क्या वजूहात है? कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का कोई अमल दखल है या ऐसा नहीं है? कहीं ना कहीं बड़े रास्त इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है जी। असल में जो टेक्नोलॉजी में हमारे बच्चे जो दुनिया देखते हैं ना जी, उस दुनिया की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो एक लामहदूद दुनिया है जिसे दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाता है ना कि स्काई इज़ द लिमिट। तो वो उस हम जो अचीव करते हैं ना तो वो हमारी अचीवमेंट हमें जब हम दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं या हमारे जो टारगेट्स होते हैं या जो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं तो उनके सामने हम अपनी अचीवमेंट को हमेशा अंडरमाइन करते हैं, उसको हमेशा समझते हैं कि हम उस लेवल पर शायद नहीं पहुंचे। और दूसरी बात यह है कि एक जो रेस शुरू हो गई है ना एक दूसरे से आगे बढ़ने की, ठीक है, और उस रेस में विद ड्यू रिस्पेक्ट उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, पॉजिटिविटी कम है। आप अगर नंबरों की दौड़ देख लें स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप नौजवानों की बात कर रही हैं, ग्रेड्स की जी, उसके अलावा आप ये देख लें कि सोशल वैल्यूज़ की बात अगर करें वो उससे तो बिल्कुल ही बात दूसरी तरफ चली जाती है। लेकिन वो एक कंपटीशन जो सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या आजकल की टेक्नोलॉजी ने बच्चों को दे दिया है ना, वो उससे बाहर आ नहीं पाते। और जिस वक्त वो एक जब वो अब तो दुनिया छोटी है जी, हर चीज़ उनके सामने है, जैसे हमने पहले कहा कि पूरी ग्लोबल वर्ल्ड की सूरत में ये दुनिया है, तो जब वो टारगेट अचीव कर भी लें तो वो समझते हैं कि शायद मैंने ये टारगेट अचीव। आपने सुना होगा 2 हफ्ते पहले एक लड़के ने खुदकुशी कर ली कि मेरे नंबर क्यों नहीं आए। बिल्कुल सर, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा खुदकुशी हैं यूनिवर्सिटीज़ के, डॉक्टर्स उसमें मेरे ख्याल के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सोशल मीडिया और ये ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेक्शन लोगों के दरमियान और उसमें फेलोशिप, फॉलोशिप और उसको आगे जाकर, जैसे मैं फिर कहूँगा, ये एक ऐसी दुनिया है जिसका दूसरा किनारा नहीं है। और उस दुनिया में हमारे बच्चे
उस समुंदर में इस तरह गिर चुके हैं कि वो टामक टोइयाँ मारते हैं, हाथ पाँव मारते हैं, उन्हें कहीं किनारा मिलता नहीं है। किनारा मिलता नहीं है, ठीक है। और जब उनको किनारा नहीं मिलता तो फिर वो मायूस हो जाते हैं जी। ठीक है जी। और जब वो मायूसी की तरफ जाते हैं तो फिर वो एक दफ़ा वापस आकर उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में उसका हल ढूंढते हैं जिसमें उनका हल नहीं है। और वजह ये कि हम रूहानियत भूल चुके हैं, हम अपनी रवायात भूल चुके हैं, हम अपने बुजुर्गों का अदब भूल चुके हैं, हम अपने रिश्तों को भूल चुके हैं, हम अपने इर्द गिर्द को भूल चुके हैं। हम उस दुनिया से बाहर आए तो हमें पता चले कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मुझसे लोग तवक्को क्या रख रहे हैं, मुझे करना क्या है। तो ये चीज़ें उस वक्त होंगी जब वो बच्चा, जब वो नौजवान अपनी रियल लाइफ में, अपनी हकीकी दुनिया की आंख में आंख डालकर, वो तो हकीकी दुनिया के साथ मुंसलिक ही नहीं है। अच्छा सर, आपने जिक्र किया कि दौड़ लग चुकी है ना ग्रेड में, चलिए स्टडी में किसी हद तक काबिल कबूल है अगर आप किसी के साथ दौड़ लगा रहे हैं कि चलिए अगर इनका ये ग्रेड है तो मेरा भी आ जाए। ये जो फॉलोअर्स की दौड़ आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, किसके ज्यादा फॉलोअर्स है उन्हें फिर इनवाइट भी कर लिया जाता है, उनको आगे बड़ा प्रोटोकॉल भी दिया जाता है, ये कैसी दौड़ है? उसमें आपका मीडिया भी इन्वॉल्व है जी। अच्छा। आपका मीडिया नहीं, आपका हर दूसरा चैनल क्या रहता, ये खबर सबसे पहले हमने दी है। ठीक है, ये भी तो दौड़ है ना। ठीक है, हालांकि खबर हर जगह पे चल रही होती है, लेकिन ये रेटिंग की दौड़ नहीं है। सर बच्चे भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि कितने फॉलोअर्स हैं आपके, कितने फॉलोअर्स हैं मेरे, बहुत ज्यादा जब फॉलोअर्स लाइकिंग हैं। डिसलाइकिंग की बात आती है तो फिर ये वो रेटिंग वाली बात है आपकी। ठीक है, ये बच्चे भी अपनी रेटिंग बनाते हैं, सही। वो नौजवान भी अपनी रेटिंग बनाते हैं, वो सोशल मीडिया पर काम करने वाले भी अपनी रेटिंग बनाते हैं कि जी मैं अगर कोई स्टेटस लगाता हूँ उसमें 3000 लाइकिंग आती है, वो कहता मेरी क्यों नहीं आती। तो वो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक समुंदर है जिसका दूसरा किनारा नहीं है, किनारा नहीं, ठीक है। और इस समुंदर में गोताजन हो चुके हैं हम लोग। देखें हमसे बाहर निकला जाता है कि नहीं। जी जी। सर आप, मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई समंदर भी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसका दूसरा किनारा ना हो। हाँ, एक किनारे बात, तक नहीं पहुंच हर सकते। समंदर का एक कोई ना कोई किनारा है। एक मिनट, नहीं अब मुझे प्लीज़ बात कर लेने दें। यहाँ पर मैं थोड़ी सी ये बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर 90 के बाद पैदा होने वाले बच्चे जो आज 29 ईयर्स के होने वाले हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मैं उनमें से उन बच्चों को सलाम पेश करता हूं जो इन तमाम चैलेंजेस के मुकाबले में जिनका आपने ज़िक्र किया आज खड़े हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर भी और एडवांस स्मार्टफोन के ऊपर भी वो पॉजिटिव साइड को यूज़ कर रहे हैं। उनकी परसेंटेज कम है लेकिन इंशाअल्लाह ताला वही लोग पाकिस्तान को संवारने और निखारने वाले होंगे जो इस प्रेशर को, जिसका आपने कहा, वो उसको एनालाइज, उसका तज्जिया कर चुके हैं। उनके पेरेंट्स ने उनको फोकस करके बताया और एक कॉम्बिनेशन बना है 3 लोगों का, जिसमें अच्छे पेरेंट्स पाकिस्तान के भी शामिल हैं जी, अच्छे बच्चे भी शामिल हैं, जी, और प्लीज़, और उनमें अच्छे टीचर्स भी शामिल हैं। परसेंटेज कम हो गई है लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये परसेंटेज बढ़ेगी। जैसे कि इनकी खिदमात हैं, उनसे फ़ायदा यकीनन उठाएंगे। और ये जो सैलाब जो आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसको एक डिफेंस लाइन यूथ में से ही इंशाअल्लाह उठेगी। हम उनके साथ हैं, हमारी उम्मीदें दुआएं उनके साथ हैं। और ये खदशात जो हैं कि कोई किनारा नहीं होता समंदर का, नहीं किनारा भी है और उसके ऊपर इंशाअल्लाह इन बांध भी बांधने वाले उठेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हम दुआगो हैं जैसे आप कह रहे हैं। जी जी। फिर एक दरिया के सामना था मुनीर मुझको। जी जी। जब एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा बड़ा कुछ होता है। देखिए सर, आप और हम सर माज़रत के साथ जैसे आपने जिक्र किया कि बहुत कम लोग हैं, बच्चे हैं, यकीन करें जो बच्चे कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन सर कहीं ना कहीं वो बड़े डिप्रेस नजर आ रहे हैं। उनमें वो चीजें नहीं है जो पहले बच्चों में हुआ करती थी। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। मैंने अपने इर्द गिर्द के लोग देखे हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है, कहीं ना कहीं उनका नाम भी बन चुका है, लेकिन क्या आपने उन्हें कभी खुश होते देखा है? खुशी क्या होती महसूस होना बंद हो गई है। स्माइल क्या है, स्माइल क्या खुशी है? मैं जिस वक्त 71 में 5वीं जमात में था ना, तो पाकिस्तान की टीम का जो कप्तान था ना, वो था इंतखाब आलम जी, और उसमें मुश्ताक मोहम्मद और ज़हीर अब्बास जैसे लोग खेल रहे थे। हमें बड़े कद्दावर लोग मिले जब हम बड़े हो रहे थे। इमरान खान पे टीम में शामिल हो गए, माजिद खान मैजेस्टिक माजिद के तौर के ऊपर उस दौर में मशहूर हुए, आसिफ इकबाल जैसे लोग। हम वहाँ हॉकी के अंदर हमारे पास शहनाज और हसन सरदार जैसे लोग थे। स्क्वाश के अंदर हमारे पास जहांगीर खान और शेर खान जैसे लोग। हम उस दौर में बड़े हुए
वाकई वो दौर, इसलिए मैं कहता हूँ हर हवाले से उसके अंदर बड़ापन था। आज की जो टीम है, देखें, बजाय आप बाहर से एक्सट्रैक्ट करने के चीज़ों को, अपने ही उन बड़े लोगों को इकट्ठा करें। वो आपकी लैंग्वेज समझते हैं, आप उनके खून का हिस्सा हैं, आप एक ही हैं असल में देखा जाए, उनसे इस्तिफादा करें। आपने तो उस सारी लॉट को जो कि स्टार लॉट थी उसको बिठा दिया हुआ है एक साइड के ऊपर, तो रिजल्ट आप को बाहर के कोचेज नहीं देंगे। सर कोई आपको नहीं बिठा सकता। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपकी राय लूं, जैसे कि सर ने जिक्र किया टेक्नोलॉजी का, क्या बच्चों जो खुश नहीं है, पहले तो एक बात आती कि स्माइल करना क्या खुश होना होता है, क्या जो बच्चे स्माइल कर रहे होते हैं क्या वो खुश है, क्या टेक्नोलॉजी का कोई अमल दखल है? जैसे उन्होंने अपनी राय दी कि बहुत ज़्यादा अमल दखल है, आप क्या कहना चाहेंगे? एक अक्सर आपने एक शेर सुना होगा, ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो स्माइल का ये मतलब नहीं है कि आप अंदर से भी खुश हैं। टेक्नोलॉजी के दौर में खुश होना बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आप मसला ये है कि मैं थोड़ा सा ज़रा सोल्यूशन की बात करूँगा। जी ज़रूर। प्रॉब्लम तो ये है कि जी लोग आजकल के ज़माने में खुश क्यों नहीं हैं, ठीक है, या स्पेशली जो यंग जनरेशन है वो खुश क्यों नहीं है। उसकी दो रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि जो हमारी यंग जनरेशन है उनको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, जब आप गूगल पर हैं तो द होल वर्ल्ड इज एक्सपोज टू यू। सर आगे बात करें ना, एक्सपोजर हो चुका है, थोड़ी और एडवांस बात करें ना। सर, बार बार आप ये दोहरा रहे हैं, जरूर एक्सपोजर मिल चुका है, एवरीबडी नोज द एक्सपोजर इज देयर। जी देखिए बात सुने, एक्सपोजर मिल चुका है, स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं मिलती बच्चों को खेलने के लिए। उस तरफ आए ना कि ग्राउंड्स दें भाई बच्चों को, स्कूलों में स्पोर्ट्स ग्राउंड्स दें। सर वो टेक्नोलॉजी के वो कैसे ग्राउंड चलें। नहीं, मैं इनको ये भी अर्ज करता हूँ ग्राउंड कैसे मिल सकती है। एक तो हमारा ये बड़ा मसला है कि हम ना हर चीज, जो ग्राउंड्स है वहाँ पे भी तो बच्चे नजर नहीं आ रहे। नहीं आ रहे जो है वहाँ पे क्यों नहीं है? बहुत बड़ी बात है। नहीं लोग बहुत बड़ा सवाल है। और चीजें दें और चीजें दें, जो है उसे क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात क्यों नहीं जा रहे? बच्चे नजर नहीं आ रहे। मुझे बताएं कि जो बच्चे खेलना चाह रहे हैं, अगर उनके पास बैट बॉल लेने के पैसे नहीं है, सर फिर ये एक अलग बहस है। बहुत हमारी मैं आपको बताता हूँ, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, ऊपर की सतह पर लेनी चाहिए। जी, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जो बैट बॉल की बात करें, हमारे पास बैट बॉल नहीं होता था, कागज़ से हम लोग गेंद बनाते थे। अच्छा, जबरदस्त। कागज़ के ऊपर थोड़ी सी टेप लगा के, और जो गत्ता होता था ना जिससे पेपर देने के लिए एग्जाम में उस वक्त जी बिल्कुल पेपर बोर्ड यूज़ होता था, उससे हम लोग बैट बना के और खेला करते थे। तो देखें आज का जो यंग जनरेशन है ना, उनकी डिससेटिस्फैक्शन या अनहैप्पीनेस की रीज़न में से एक रीज़न ये है कि दे आर एक्सपेक्टिंग वेरी हाई। ठीक है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हर काम है ना ये दूसरे ने मुझे करके देना है। हमारे माँ बाप अगर हमें खाना नहीं भी ना देते थे तो हम कहते थे कि अब्बा जी का कोई मसला, मुझकी हेल्प कराते हैं। ठीक है, हम आजकल के जो यंग जनरेशन है या जो बच्चे हैं वो ये कहते हैं ये बाप की जिम्मेदारी है, अपने जो फ़राइज़ हैं उसको इग्नोर करके उनके फ़राइज़ के ऊपर हमारा फोकस है। हम लोग ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि यही सोच रहे होते हैं कि ये सब ना दूसरों की जिम्मेदारी कि वो मुझे करके दे और मेरा उसमें क्या रोल है वो मैं करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अभी ये आपसे ब्रेक टाइम में बात कर रहा था, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, हमारा एक फोरम है HR लेजेंड्स फोरम, उससे हमने ERP कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की पाकिस्तान में। आज तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी फोरम ने ऐसा स्टेप नहीं लिया कि जी ERP कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में कोई थर्ड पार्टी करे जिससे लोगों को जॉब जनरेट हो, लोगों को टेक्नोलॉजी जॉब जनरेट हो। ठीक हो गया। एनी आपसे पूछना चाहूँगी, आजकल आप नज़र आती हैं, जैसे मैंने आपके तारुफ में बताया, लाचा कुर्ता चिमटा। चिमटा एक इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक का, बहुत कम लोगों के पास देखा। हमारी जनरेशन ने तो शायद एक बंदे के पास ही देखा होगा, आपने शायद 2-3 लोगों के पास देखा होगा। सर अगर आपका जिक्र किया जाए तो आप मुझे बताइएगा, आपको क्यों लगा कल्चर को प्रमोट करने के लिए चिमटे को प्रमोट करना बड़ा ज़रूरी है? अच्छा, मैंने चिमटे का कुछ वैसे सोचा नहीं था, लेकिन मुझे इस पे मजबूर किया गया। अच्छा, मजबूर किया गया कि भाई आप माशाल्लाह टैलेंटेड हो, आप स्टेज को समझते हो, आप स्टेज पे परफॉर्म करना जानते हो, तो आप क्यों नहीं इस तरफ भी आ रहे हो? ठीक है, तो मैंने कभी इस पे कभी फोकस नहीं किया, मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और ये इंस्ट्रूमेंट के साथ आप लाइव गाना, इंस्ट्रूमेंट भी साथ, जी बिल्कुल, ये मैं कोई एक स्टार्ट ऑफ ईयर से मैं इसको कर रही हूँ, परफॉर्म कर रही हूँ। और मैंने पूरे पाकिस्तान में जितने भी हमारे मेन सिटीज़ हैं, मैंने सब में जाके परफॉर्म किया है। जबरदस्त। और मुझे इतना अच्छा, पहले प्रोग्राम से ही इतना अच्छा रिस्पांस मिला
कि मैंने सोचा कि यार, क्योंकि मैं जिस दिन कल मेरा शो था और मैंने रात को मुझे कहा गया कि भाई आपने इस तरह कल्चर को, मैंने कहा एक ही रात में मैं चिमटा भी बजाऊं, अपना लाचा भी संभालूं और गाने भी मुझे उस तरह के फोक याद करने पड़ेंगे, तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन खैर जी, रात हमने 2-3 गाने बड़ी मुश्किल से याद किए कि भाई चलो स्टार्ट तो लिया जाए। जब मैं गई हूँ और मैंने पब्लिक के अंदर से जाना था स्टेज पे, और मेरे जो म्यूजिशियंस थे उनको मैंने स्टैंड बाय किया कि आपने इस तरह का म्यूजिक मुझे देना है ताकि मेरी एंट्री जो हो वो इस तरीके से आए, ताकि मेरे अंदर एक थोड़ी सी झिझक जो है वो थोड़ी सी खत्म हो जाए। और जब मैं वो चिमटे के साथ गई और वो पब्लिक में से गई, तो मुझे एक लगा ही नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मैं इसको प्ले नहीं कर सकती। अच्छा, जबरदस्त। तो जाके मैंने किया और वो हालांकि उसे प्ले करना मुश्किल काम है। क्यों, आपका एक इंस्ट्रूमेंट आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, देखना और होता है, इस्तेमाल करना और होता है, बिल्कुल मुश्किल होता है। लेकिन जब वो मैंने किया, मुझे ऐसा लगा जैसे ये तो मैं मुश्किल तो है, आपको एक बीट को पकड़ना मुश्किल है, लेकिन वो प्ले मैं कर रही हूँ, मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात थी कि मैंने उसको प्ले कैसे कर लिया, मुझे नहीं पता किया। और फर्स्ट पे ही मैंने कोई 3 गाने परफॉर्म किए विद चिमटा किया, और साथ मैंने लाइव गा भी रही हूँ, साथ परफॉर्म कर रही हूँ, साथ प्ले कर रही हूँ, रिदम का ख्याल रखना, और आपको ये भी टेंशन है कि आपका ये स्टाइल ही नहीं है। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। फिर दूसरे दिन था, तीसरे दिन था, फिर वो जैसे जैसे मैं करती कि वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अल्लाह की मेहरबानी हुई और बड़ा अच्छा सेटअप। बिल्कुल। अब ये है कि लोग जहाँ कहीं भी जिक्र होता है वो यहाँ पे मुझे जरूर डिस्कस करते हैं, उसने सीखा भी नहीं और इसको परफॉर्म कर रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि आप चिमटे को लेके अपने कल्चर को प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि लोग आजकल गिटार की तरफ बड़ा माइल है, बच्चे भी। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के। अगर आपसे बात की जाए सर, आप मौसीकी की बात चल रही है, आप लिखते भी हैं और बड़ा खूब लिखते हैं, तो मैं चाहूँगी अपने मैंने फिर एक दफ़ा कोहिनूर का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे, मैंने शुरू में कहा था कि एक आंसू भरे इंसान को बुला लेते हैं, उनका बेहद शुक्रिया। कुछ लफ्ज़ हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पेश कर दूं। जी ज़रूर सर, प्लीज़। नसरी नज़म है मुसाफिर। आओ सफ़र पर चलते हैं लेकर अपने अपने लफ्ज़, वाह वाह। आओ सफ़र पर चलते हैं लेकर अपने अपने लफ्ज़, इंसानियत का एक लफ्ज़ मैं उठा के चलता हूँ, प्यार का एक लफ्ज़ तुम उठा के चल निकलो। इंसानियत का एक लफ्ज़ मैं उठा के चलता हूँ, प्यार का एक लफ्ज़ तुम उठा के चल निकलो। रात की स्याही में बेकसी का पहरा है, रात की स्याही में बेकसी का पहरा है, हर किसी की आंख में अनकहे सवाल हैं, समाज भेड़ चाल है अजीब सा ही हाल है। रात की स्याही में बेकसी का पहरा है, हर किसी की आंख में अनकहे सवाल हैं, समाज भेड़ चाल है अजीब सा ही हाल है। इकरार है जवाल ही जवाल है। इस फिज़ा को आज मैं फिर ये कहने आया हूँ, इस फिज़ा को आज मैं फिर ये कहने आया हूँ, आओ सफ़र पर चलते हैं लेकर अपने अपने लफ्ज़, ये इंसानियत का एक लफ्ज़ मैं उठा के चलता हूँ, प्यार का एक लफ्ज़ तुम उठा के चल। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। थैंक यू। एनी, इन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में अपनी नज़म सुनाई है, तो आप भी अपनी खूबसूरत आवाज़ में अपना गाना सुनाइए हमें। जरूर, इसके बाद तो वैसे बनता ही है ना। जबरदस्त, वेरी नाइस, बहुत मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया हमने, मज़ा आया। एनी, अगर आपसे बात की जाए, आपने एक्टिंग की, फिर सिंगिंग की तरफ आए, आपके दिल के करीब सिंगिंग है या एक्टिंग? हाँ, ये तो आपने वो सवाल कर दिया जो हमेशा किया जाता है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे ये दोनों बच्चे हैं, मैं किसी एक को भी नहीं बुरा कह सकती, क्योंकि मेरी दोनों में जान बसती है। अच्छा, आपकी एक फिल्म आई शोर शराबा, जी, कैसी लगी आपको अपनी फिल्म? शोर शराबा ही थी। इतना वो इस फिल्म के बारे में इतना शोर नहीं हो पाया ना, तो मैंने इसलिए पूछा कि नहीं, शोर तो बहुत हुआ, शोर तो इतना कि तकरीबन मेरा ख्याल है 2 से 3 साल फिल्म बनती ही रही और उसके बाद
वेट करवाती ही रही कहीं से ईद पे आ रही है, फलां ईद पे आ रही है, फलां दिन पे आ रही है। तो कुछ इसी तरह शोरो शराबे में आई, शोरो शराबे में निकल भी गई। तो लेकिन वहाँ पे बात आ जाती है दोबारा स्क्रिप्ट से, जो स्क्रिप्ट ऐसे होंगे वो इसी तरह गुजर जाएंगे जिनका नाम भी याद नहीं कुछ रहेगा। चीजें ऐसी हैं कि जिसको आप कर ही नहीं पाते, क्योंकि आपकी कास्ट जो होती है वो मिसफिट होती है। कुछ आप लोगों ने कुछ डायरेक्शन के लिए कुछ ऐसे बंदे ले लिए होते हैं कि जो अननोन होते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि जो उनका काम नहीं होता। मैं एक फिल्म का नाम लेना चाहूँगा बीच में, सबिया खानम की मूवी थी वो, एक गुनाह और सही। एक गुनाह और सही। क्या स्क्रिप्ट है वो, कभी दिखाएं एकेडमी में रख के कि ये देखें। सर एकेडमी की बात कर रहे हैं, हमारी जो न्यू जनरेशन है, हम लोग अभी कुछ शोज कर रहे थे तो वहाँ पे एक नई लड़की से हमने पूछा कि यार वो मुनव्वर ज़रीफ साहब की वो फिल्म देखी है? कहती कौन मुनव्वर ज़रीफ साहब? हाँ हाँ। तो हमारे लोगों को ये नहीं पता कि हमारे जितने आर्टिस्ट पुराने हैं, हमारी एकेडमी है, वो कौन कौन है। अली जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नई जनरेशन को नहीं पता। थोड़ा सा मैं यहाँ कहना चाहूंगी, आपने अपनी जनरेशन को दिखाया नहीं स्क्रीन, नहीं दिखा रहे। सर ने जिक्र किया, सर ने अपने बड़ों का जिक्र किया, फिर सर बने, सर ने चीजें उनसे देखी। हमें क्या सिखाया गया, हमें क्या दिखाया गया, हमें क्या पढ़ाया गया, हमारे कोर्स का हिस्सा क्या है। हमारी फिल्में चल रही हैं, आप जनरेशन को ब्लेम ना करें, आप हमें हमारी फिल्में चल रही हैं, हमारे कुछ चैनल्स हैं, हमारी पुरानी फिल्में दिखा रहे हैं। इसमें आप कुछ नहीं कुछ चीजें मैं सब बातों पे नहीं कह रही, मैं कुछ चीजों पे बात कर रही हूँ। मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ जी। आप जो दिखाने वाली बात कर रही है ना जी, आप एक अंधे को आंखें मिल जाए ना और वो पहली दफा दुनिया को देखे अपनी आंखों से, और उसको कबूतर उसके सामने करके बंदा कहे ये मुर्गा है, भैया ये मुर्गा है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक है। उसने पहले कबूतर देखा नहीं है। चूँकि हमारे नौजवानों को हमने जो दिखाया है, जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने सुना है, मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि भाई तुम ये क्यों ऐसा म्यूज़िक सुनते हो जिस म्यूज़िक में जान नहीं है। लेकिन उन्होंने वो पहले वाला म्यूज़िक उनको अच्छे तरीके से सुनाया नहीं गया, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। म्यूज़िक में जो जिन लोगों का कब्ज़ा था उनका जिक्र आता है, फिल्म इंडस्ट्री में जिन लोगों का कब्ज़ा था। हम आगे चीज़ें जिस तरह सर कह रहे हैं, हम आगे फैलाते नहीं हैं, हम ऊपर बैठ जाते हैं कि ये मेरे हाथ में ही रहे। ये अगर ये उस्ताद फलाने खान है तो वो उस फलाने के पास ही रहे। ये जो म्यूजिक सीखने जाते हैं तो उनको हम सरगम के आगे जाने नहीं देते। अच्छा एनी जी, हमने एक शो किया फिल्म के बारे में, तो हमने सवाल किया कि क्यों जवाल की तरफ आई फिल्म हमारी। तो जो मेरे गेस्ट थे, मोअज़्ज़ज़ गेस्ट ने मुझे जवाब दिया, क्योंकि जब इन्वेस्ट करने वाला जो प्रोड्यूसर था ना, वो कोई और बाहर से आ गया। अब तो वो बाहर से नहीं आए, अब तो आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब तो आपके पास ऑप्शंस हैं, वो शिकार भी हैं, आपके पास पुराने भी हैं, आप अप्रोच तो करें। फिर आप क्यों जिक्र करते हैं कि फलां ने आके हमें डिस्ट्रॉय कर दिया? हमने तो खुद डिस्ट्रॉय किया ना खुद को। देखें ना, जब टारगेट आपका कमर्शियल हो जाए जी, फिर बड़ा काम खराब हो जाता है। देखें ना, एक शायर है, मतलब मैं सागर सिद्दीकी का नाम लूँगा, जो ज़िंदगी में मार्फीन के टीके लगा के उन्होंने फाइनली अपने आप को ख़त्म कर लिया। होता क्या था कि फ़िल्म इंडस्ट्री से एक गाड़ी आके रुकी जी, और सागर सिद्दीकी नीला गुंबद के ऊपर काली चादर पहने बैठे हुए हैं, और उनके पास आके गाड़ी रुकी और उसमें से एक साहब उतरते हैं और वो थर्मोस में 2 कप साथ लेते हैं कि सागर मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आया हूँ। तो सागर सिद्दीकी कहते हैं नहीं, मुझे ये खोखे वाले की चाय काफ़ी है। वो उनको 5 रुपए देते हैं सागर सिद्दीकी को, और गाने लिखा के फिल्म के उनसे ले जाते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ा नाम है वो पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उन्होंने ये काम भी किया है कि उस गरीब आदमी को बजाय उसको उठा के सीने से लगाते कि यार तू असासा है पाकिस्तान का, आ मैं तुझे घर में बिठाता हूँ, उसके कोई मसले हल करते, उससे उसका जो खून से लिखा हुआ कलाम था उसके चंद सिक्के उसके मुंह पे फेंक के, और ख़ुद लाखों रुपए उन गीतों से कमाए हैं। तो जिस वक्त आप अपनों के साथ इस तरह का सलूक, एक कहानी नहीं है सर, ये बहुत कहानी ये बहुत कहानी है, क्योंकि हम सिर्फ जनरेशन को ब्लेम नहीं करें। क्या डिग्री से कामयाबी मिल जाती है? बहुत या अच्छा, आपके बिहेवियर से आपको कामयाबी मिलती है? बहुत अच्छा सवाल है कि हम असल में आजकल कामयाबी को भी हम गलत असेस कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरे नज़दीक जो है ना तो डिग्री कामयाबी है, ठीक है, ना अच्छी जॉब कामयाबी है, ठीक है ना। और मैं जिसको कामयाबी समझता हूँ ना
कि जिसमें आपकी शख्सियत को ग्रूमिंग का मौका मिले और आपकी रूह को चैन मिले, और जिस जगह पर आकर आप अपने लिए तो सेटिस्फाइड हो ही, आप लोगों के भी सेटिस्फेक्शन का एहतमाम करें, मैं उसको कामयाबी समझता हूँ। और शायद वो हम अपने आज के दौर में ऐसी कामयाबी को हम भूल चुके हैं। हम सिर्फ उसी कामयाबी के पीछे पड़े हुए हैं कि मेरे पास अगर है और उसके पास नहीं है तो फिर मैं हम उसको कामयाबी कहते हैं। आप कहना क्या कहना चाहें? कामयाबी मेरे नज़दीक है कि कामयाबी का जो मतलब है आपकी लाइफ में बदलता रहता है। बदलता रहता है जी, किसी वक्त में आपकी किसी के साथ दोस्ती कर लेना कामयाबी आपके लिए, किसी वक्त में आपने कोई एक चीज़ ख़रीदनी है, वो आपने जब चीज़ आप ख़रीद नहीं पा रहे, जब आपने ख़रीद ली वो आपके लिए कामयाबी है। किसी वक्त में इम्तहान को पास करना एक कामयाबी है, किसी वक्त में इम्तहान पास कर लिया, आप जॉब नहीं मिल रही, जॉब को हासिल करना कामयाबी है। किसी वक्त में एक इंसान की शादी नहीं हो रही, वो उसकी शादी हो जाना वो उसके लिए तो बहुत बड़ी कामयाबी है। और किसी वक्त में शादी को कामयाब रखना भी एक कामयाबी, और किसी वक्त में फिर इन सारी चीज़ों को हासिल करने के बाद खुश होना एक कामयाबी है। तो कामयाबी एक ऐसी चीज़ है जो कि वक्त के साथ और एनवायरनमेंट के साथ तब्दील होती रहती है। तो चूँकि लोग इसको किसी सर्टन चीज़ के साथ एसोसिएट कर देते हैं कि जी जब मैं कामयाब इंसान तब बनूंगा जब लेट से मैं करोड़पति बन जाऊंगा, जब मेरा अपना घर होगा, जब मेरा इतना बैंक बैलेंस हो जाएगा, जब मेरे अहदाफ अचीव हो जाएंगे। तो अगर आप इसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉर्पोरेट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कामयाबी वही नाम है कि आपने कितना ग्रो कर लिया आपने अपनी लाइफ में, अपनी जॉब पर या अपने प्रोफेशन में आप कितना ग्रो कर चुके हैं, ये आपकी प्रोफेशनल कामयाबी है। और एक है कि आपकी आम जिंदगी में कामयाबी कि आपने कितने अच्छे समाजी इंसान हैं, आप लोगों को कितना ज़्यादा हेल्प करते हैं कामयाब इंसान के साथ बेहतरीन इंसान। जी, तो कामयाबी को मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जावियों से देखा जाता है, तो इसलिए उसको उसी एंगल में देखना चाहिए। कामयाबी को किसी एक चीज़ के साथ लिंक नहीं कर देना चाहिए कि जी फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स है, जॉब, अच्छी गाड़ी, उसको अच्छी जॉब नहीं मिली, ये कामयाबी है। जी, ये कमर्शियल एस्पेक्ट है, ये कॉर्पोरेट एस्पेक्ट है कि आप इसको कामयाबी नहीं कह सकते। ये आप कह सकते हैं कि एक ख़ास आपने ज़रूरत हासिल कर ली है, जब आपकी वो ज़रूरत आपने हासिल कर ली, आपको वो आसाइश मिल गई, तो ये एक लेवल है कामयाबी का। उसके बाद लेवल पे तो मुख्तलिफ है, जिस तरह आप फरमा रहे हैं ना कि हर शख्स एक चीज़ में जो खुश होता है, यानी आपकी कामयाबी और है, मेरी कामयाबी और है, सर की कामयाबी और है, उनकी कामयाबी और है। तो जहाँ कामयाबी और सेटिस्फेक्शन के, जिस तरह हुस्न के म्यार बदलते रहते हैं ना जी, ठीक है ना, और जिस तरह अखलाक के म्यार बदलते रहते हैं, इसी तरह कामयाबी के म्यार भी बदलते रहते हैं। और कामयाबी हर दौर में कामयाबी का म्यार डिफरेंट होता है, और हर शख्स का कामयाबी का म्यार मुख्तलिफ होता है। जिसको आप कामयाबी समझ रही हो सकता है मैं कामयाबी ना समझूं, जो उनकी कामयाबी है हो सकता है मैं उसकी कामयाब। तो ये मैन टू मैन और पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें वेरी करती हैं कि कौन किस जगह पे सेटिस्फाइड है। सिर्फ डिग्री मिल जाने से आप कामयाब नहीं होते। देखें जी, डिग्री तो आजकल बहुत सारी लोगों को मिल रही है, जितनी डिग्रियां तकसीम हो रही हैं आपके मुल्क में इतनी शायद ही किसी, मेरा मतलब मैं PhD डॉक्टर हूँ, तो जिस साल मैंने PhD की डिग्री मुझे मिली थी तो मेरा नंबर 74वां था उसमें सीरियल में। तो अगर एक साल पंजाब यूनिवर्सिटी 200 से ज़्यादा अगर एक साल में PhD की डिग्रियां देती है तो आप कामयाबी का रेशो देख लें, आप MBA का देख लें रेशो। अब मीडिया स्टडीज़ में जितने, अब ये एक दौड़ लग चुकी है मीडिया स्टडीज़ की कि शायद चैनल ज़्यादा है तो लोग बिल्कुल बेकार फिर रहे, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। तो अब ये कि डिग्री तो बिल्कुल भी कामयाबी नहीं है। डिग्री अगर मिलती होती तो फिर शायद पूरा पाकिस्तान कामयाब हो चुका। जबरदस्त। डिग्री और एक्सपर्टीज दो अलग चीज़ें हैं। हाँ जी, ठीक है। हर जो डिग्री होल्डर है वो ज़रूरी नहीं कि वो एक्सपर्ट हो। सो यू हैव टू बी स्पेशलिस्ट, you have to be expert in your field. For example, if I am having a technology एक्सपर्ट कैसे होंगे? हमें क्या यूनिवर्सिटी आपको स्किल्स सिखाएगी? यूनिवर्सिटी की पूरी जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको एक्सपर्ट करे। यूनिवर्सिटी ने एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स अपने सेट किए हैं, ठीक है, जिसके मुताबिक उन्होंने आपको एक सिलेबस प्रोवाइड करना है जी, और उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी ने आपका एग्जाम लेना है और उसको आपने क्वालिफाई करके आपने मार्केट में आना। किसी भी माशरे में चले जाएँ, हम लोग ना मैं लोगों के साथ डिसएग्री करता हूँ अक्सर कि हम लोग ना हर जगह पर अपने मुल्क को, अपने सिस्टम को, अपने लोगों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं और हर जगह पर खुद बरीज़िम्मा होकर निकल जाते हैं कि जी मैं तो देखे मैंने ये कर लेना था अगर मेरी यूनिवर्सिटी मुझे बड़ा अच्छा पढ़ा देती, मैंने ये जॉब हासिल कर लेनी थी अगर फ़लाना शख्स या मेरा बाप या मेरा भाई या रिश्तेदार मुझे
सपोर्ट किसी कर। हद तक यूनिवर्सिटी का भी रोल है, अगर आप उनको Obviously, प्रैक्टिकल काम लेकिन सिखा दें तो 100% मुश्किलात ना हो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में 100% किसी हद तक। अगर आप सिर्फ पेपर पढ़ाते रहेंगे और आके जॉब इंटरव्यू में जब पूछा जाता है ना किसी हद तक कर रही जी, यूनिवर्सिटी का अपना लेवल नहीं है, तो जब किसी हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन 100% यूनिवर्सिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में मुझे विजिटिंग फैकल्टी में पढ़ाने का मौका मिला। मैंने स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट दी जी कि बेटा आप लोग ना ये असाइनमेंट करते हैं, इस असाइनमेंट के करने से आप लोगों का जो नॉलेज लेवल है यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। बट स्टूडेंट्स वर नॉट विलिंग टू डू दैट। दे सेड वी आर जस्ट कमिंग हियर टू गेट अ डिग्री। हमने इवनिंग के स्टूडेंट्स हैं हम लोग, हमने डिग्री हासिल करनी है। मैं जब डिग्री हासिल कर लूँगा तो मुझे इससे प्रमोशन मिलेगी, मिल जाएगी। मुझे 5000 सैलरी इंक्रीज मिलेगा। टू हेल्प विद इट, मैंने ये चीज़ें नहीं करनी। ठीक है, तो ये मैं इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट है। दोनों तरह के लोग हैं। फिर मैं एक और यूनिवर्सिटी में गया, मैंने वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने की सर कोशिश हमने उनको सेट, उनका माइंड सेट कर दिया ना कि डिग्री लेके आपकी जो प्रमोशन सर तो है। बात कर रहे हैं ना, मैं पूरी बात आप यूनिवर्सिटीज विद यूरोप में जैसे आप फिर शुरू उसी जगह से कीजिएगा। यूनिवर्सिटीज भी डिग्री बेचती हैं, बेचने से मुराद ये नहीं गलत तरीके से बेचती हैं। उनकी फीस इतनी है, हाँ वो पे करनी ठीक है ना, उनको वो मैंने जब पे करनी है ना, मैंने लाखों में फीस पे करनी है और चंद सेमेस्टर मैंने पढ़ने, तो दूसरे लफ्ज़ों में तो मैं डिग्री खरीद रहा हूँ। और अगर मैं इतनी महंगी डिग्री ले रहा हूँ तो फिर मैं कहूँगा कि जनाब मैं इतने पैसे दे चुका हूँ, जी जी हाँ, मुझे सिर्फ डिग्री ही चाहिए। डिग्री दुरुस्त लेकर। कह रहे मुझे हैं। ये बताएं जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने अप्रिशिएट करते हैं। एक टीचर अपने टाइम पे क्लास शुरू करता है, टाइम पे ख़त्म करता है, बीच में आपको जो एज़ पर लॉ 30 मिनट्स की या 20 मिनट्स की ब्रेक है वो आपको देता है, और उसके बावजूद स्टूडेंट लेट आते हैं क्लास में, जल्दी निकल जाते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते सर रहते ये हैं। एक स्टोरी हो गई, 100 में से 10 टीचर टाइम पे आ गए। क्या आज का टीचर अपना मैं आपको- जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है? जी, क्या उन्हें भी ये होता है कि अटेंडेंस हो गई, मैं आ गया, मेरी अटेंडेंस हो गई, मैं मेरा भी इतना स्टूडेंट निकला। का- सर कुछ हद तक दोनों तरफ से हम भी चीजें बीच में हाँ, टीचर बैठे काफी- नहीं मैं टीचर भी आपको ना बैठे हैं, मैं जी। आपको इसी तरफ आ रहा है। मैं अभी स्टूडेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। मैं जी, एक जी, यूनिवर्सिटी ठीक में है, मेरे साथ ठीक ये है। हो गया। अब मैं दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करता जी। हूँ। दैट वाज अ सेकंड यूनिवर्सिटी वेयर आई अप्लाइड दिस सेम मेथोडोलॉजी। मैंने कहा चलें जी ठीक है, लेट्स से दीज स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग टू टेक एक्स्ट्रा नॉलेज, दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट डिग्री एंड जस्ट गो बैक टू देयर कॉर्पोरेट वर्ल्ड। नाउ आई एम इन अ सेकंड यूनिवर्सिटी। उनके जो स्टूडेंट के हालात थे वो उससे भी बुरे थे। ठीक है, वो तो और ज़्यादा नाराज़ थे। दे वेंट टू मैनेजमेंट आफ्टर 3 days कि जी वी डोंट वांट दिस टीचर। ओह आप मुझे ये बताएं कि जब हम लोग जब मैं यूनिवर्सिटी में था, हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हम अपने टीचर की शिकायत करेंगे या हम अपने टीचर के बारे में कहेंगे जी कि हमने इस टीचर से नहीं पढ़ना। ठीक है, लेकिन आज का जो बच्चा है वो नंबर 1 वो यूनिवर्सिटी में पढ़ना नहीं चाहता, नंबर 2 वो कोई एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता। दो डिफरेंट यूनिवर्सिटी जरूर जाना चाहता है। क्विक विंस, वी वांट अ लो हैंगिंग फ्रूट कि जो बस जल्दी बस मैं उठा लूँ, ठीक है, ये मुझे फ्रूट हासिल हो जाए। और टेक्नोलॉजी के अंदर भी यही एक इशू है, या लीडरशिप का जो फुकदान है हमारे मुल्क में, वो इन्हीं वजूहात की बिना पर है कि वी वांट के मैं क्विकली चीज़ें हासिल कर लूँ, ज़्यादा चीज़ें हासिल कर लूँ, और दूसरों के साथ मैं बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में जा चुका हूँ। ठीक हो तो गया। ये मैं ये समझता हूँ कि जो कामयाबी फिर इससे हासिल नहीं होती। इससे आप उस वक्त यूनिवर्सिटी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा नहीं सकते जब स्टूडेंट की खुद से एफर्ट्स क्या हैं। मैं ये बात करता हूँ, आज आपके पास लैपटॉप, आप कहेंगे जी मेरे पास तो लैपटॉप ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। हमारे पास क्या लैपटॉप्स होते थे? आपके पास सर कितना लैपटॉप थे? आपके सर, पास कितने बात थे? ये नहीं ठीक थी, है। उस वक्त माशरा एक तरतीब में चले जा रहा था। मेरे नाना और मेरे दादा की जो औलाद थी, जो मेरे वालिदैन थे, वो उनको फॉलो कर रहे थे जी। हम उनको फॉलो कर रहे थे। 90 के बाद पूरी दुनिया जिस वक्त ग्लोबल स्टेप उसने लिया दुनिया ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, तो ये सारी दुनिया में हुआ है सर। इसको एक्सेप्ट करना है, इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस में आपने कन्वर्ट करना है, और इन चैलेंजेस को अपने कल्चर के मुताबिक थोड़ा सा मॉडिफाई सर मैं आपके साथ एक स्टैट जी, शेयर जी, करता जी। हूँ। इधर जो यूटिलाइजेशन है पाकिस्तान में सोशल मीडिया की, जी जी यूटिलाइजेशन स्कोर्स निकाले गए तो पता ये चला कि सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइजेशन है पूरी दुनिया में, उनमें से पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते जी हैं। जी अब उसके बाद फिर उन जो यूटिलाइजेशन है उसका सेकंड लेवल आया कि ये जो यूटिलाइजेशन है वो किस पर्पज़ के लिए हो रही जी, है। जी। ठीक है, उसमें पाकिस्तान टॉप 5 में आ गया कि जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया को या कंप्यूटर को या लैपटॉप्स को जी, जी। यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर अब जो एंटरटेनमेंट आ गई, फिर
उसमें फर्दर उसकी कैटेगराइज, उसकी भी आगे कैटेगरीज हैं। जब वो निकाला गया तो हमें रियलाइज हुआ कि बड़ी शर्मनाक सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक है। और ये एजुकेशन जी, टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही है, साथ एजुकेशन की भी बात हो रही है। एनी जी सिर्फ मुस्कुरा के सब मेहमानों को देख रही है, तो मैं चाहूंगी मैं उनसे पूछूं कि आपके बेहतरीन सारे सिंगर बड़े बेहतरीन हैं जो गा रहे हैं, जो पहले भी गाते रहे, जिन्हें आज भी हम सुन रहे हैं, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? आप दुखती रात पे हाथ रख रहे हो। कौन नहीं है, कौन नहीं है? कौन नहीं है, नहीं, कौन नहीं है, नहीं सभी माशाल्लाह एक से एक बढ़कर है। आप अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, जी सर, आपकी इजाज़त से। जी जी प्लीज सर। कि ये जो आजकल म्यूज़िक के हमारे मार्केट में भी है, नौजवान जिससे मुस्तफ़ीज़ भी हो रहे हैं, आप भी एक सिंगर है, मैंने जैसे आपको सुना माशाल्लाह आप सुर में, तो क्या आप समझती हैं कि मौजूदा दौर का जो सिंगर है वो सिंगिंग के तमाम तकाजे पूरे कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पहले जितनी रियाजत होती थी, जितना सिखाया जाता अब वो था, नहीं है। अब वो कुछ नहीं है। ना वो लिखने वाले हैं, ना वो सीखना वैसे नहीं बनाने चाहते, वाले हैं, उस्ताद ना भी बनाना चाहते वैसे हम ये सीख लोग रहे जो हैं। मशहूर हो रहे हैं और बस बड़े ये- बड़े लाखों तक ले रहे हैं, जैसे वो मशहूर होते हैं वैसे वो चले भी जाते हैं। नहीं सर, मैम अब काफी हद तक वो मशहूर है और लोग उन्हें हाँ, फॉलो हाँ, भी कर रहे हैं, बिल्कुल, उनका बिल्कुल। जिक्र किया जाता है फेवरेट सिंगर्स में। हाँ जी। आप अपने पुराने सिंगर्स का नाम नहीं लेते, आप अपने नए सिंगर्स का सिंगर नाम का नाम लेते हैं। बिल्कुल लेते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। लेकिन That's आप right. उनकी सर, उनकी आप आवाज से ऐसे आप हैं। कभी मुतमिन नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छे सिंगर नहीं हो है, सकता है आप और बहुत मैं अच्छे ना सिंगर हो, हो, लेकिन आप अपने आपकी सारी बड़ों का जनरेशन नाम नहीं ले मुतमिन रहे है ना। है। उन बेसुरे सिंगर से। यस, उसी बेसुरे से। ट्रू। हाँ हाँ जरूर है कि जो टेम्परेरी फेम, एक होता है फेम और एक होता है टेम्परेरी फेम। जब जिस चीज के पीछे जितनी मेहनत होगी ना वो उतना ही वो देर पा रहेगी, ये मेरी इसमें याद कोई रखिए। नहीं है, ठीक है। जिस चीज के पीछे जितनी कम मेहनत होगी वो उतने टेम्परेरी पीरियड के लिए सही आती है। बात। कई लोग आए, कई लोग चले गए, You जिनका must नाम have भी याद seen नहीं है। youngsters बिल्कुल ठीक। coming in the field, getting fame, but after some time they are disappeared or people don't like to listen them again. Maybe they लेकिन are. इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम मैं ये होता है जैसे कि आई जब हूं। उनको फेम मिल रहा होता है ना, जो बेहतरीन सिंगर होते हैं ना, उनको वो टाइम नहीं मिल पाता और उनका वक्त चला जाता है। नहीं डिसअपॉइंटमेंट हो गई ना। आजकल जो गाने वाले लोग हैं ना वो बेचारे अपना और कोई काम ढूंढ रहे हैं। हाँ, ऐसे। उनके लिए तो बिल्कुल, काम ही jobs नहीं। कर रहे हैं, मैं अपना जैसी business कर एक्टर रहे थी हैं। और मुझे नज़र अचानक मेरे एक पास। जी, ज़रूर। एक गाना मुझे सूर्या खानम जी ने दिया, अपना सबसे पहला गाना मुझे उन्होंने कहा कि ये मेरा गाना है, तुम दोबारा इसको गाओ। तो मैं उस वक्त बिल्कुल इस तरह सोच भी नहीं थी कि मैंने दोबारा सिंगिंग की तरफ आना है या मैंने कुछ ऐसा करना है। वो मैंने गाना किया, उसके बाद मुझे मीडिया ने यहाँ से वो ऊपर पहुँचा दिया कि आप सिंगर हो गई हैं, एनी जी सिंगर हो गई, मैं कहीं भी जा रही हूँ सिंगिंग का नाम लिया जा रहा है। मुझे वो इतनी एम्बेरसमेंट होती थी कि यार मैंने तो अभी कुछ सीखा भी नहीं है, मैं तो अचानक एकदम सिंगर बन गई। बिल्कुल, आप ट्रेंड के पीछे तो आप लोगों को जाना पड़ता है ना। बिल्कुल। आपके जितने भी गाने, अभी 3 गाने आपने गाए, तो उन तीनों के पीछे ऑर्केस्ट्रा जो है वो वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा है, बिल्कुल। Yes. ठीक है ना। और उसमें आप बेस गिटार, नहीं ये वो सर, सारी अब चीजें उस चीज को बचाने के लिए। क्योंकि आप लोगों की मजबूरी बन गई है ना, मजबूरी लोग बन सुनते गई नहीं और हैं। उसको लोग सुने मजबूरी नहीं, को आप तबले पर गाएंगे, आप हारमोनियम पर गाएंगे, आपको बिल्कुल, सुनेगा बिल्कुल। कोई नहीं। नहीं मैं आपके साथ सुनेगा एक क्या, मुझे case study रिहर्सल share करनी करता पड़ती है, हाँ, डेली हाँ। करनी पड़ती है, मुझे मेहनत करनी पड़ती है। जो नहीं, एक आप काम मार्केट में देंगे ना वो चीज जो आप जिसमें पीछे हारमोनियम और तबला बज रहा होगा, लोग आपको पुराना नहीं समझ के सुनेंगे, छोड़ देंगे। नहीं बिल्कुल। सुनेंगे। नहीं सर, आपको मैं ना trend एक के चीज़ साथ- ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। ये आपने कहा कि जी कुछ सिंगर्स छोड़ देते हैं, वो काम नहीं करते। एक मैंने डिफरेंस महसूस किया है पाकिस्तानी सिंगर्स में और इंडियन सिंगर्स में। अच्छा। हमारे जो पाकिस्तानी सिंगर हैं ये डिजिटल मीडिया का सहारा नहीं ले रहे, इसको यूज़ ही नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल आप कोई भी इंडियन सिंगर देख लें जो आज के ज़माने में इंडियन सिंगर है, चाहे वो फेमस है या नहीं है, उसका आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा, उसका आपको टिकटॉक पे मिलेगा, वो आपको सिंगर जो है वो आपको फेसबुक पे उसका चैनल मिलेगा, उसका पेज मिलेगा। मुझे ये बताएं कितने सिंगर्स हैं हमारे जिनका यूट्यूब चैनल है? मैं सर बताता हूँ एग्री आपको करती हूँ, इसको। जो नए लोग हैं ना उनका सबका है, जो पुराने हैं शायद उनका ना हो। मैं अर्ज करता हूँ, जी, जी। मैं आपसे इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। राइट। यूट्यूब चैनल बना लेने से, कोई हाँ, अपना इतना पेज कोई बना issue लेने नहीं से है, हाँ, बन आप सुर में नहीं आ सकते, Yes. सुर में नहीं आ सकते। ठीक है ना। वो एक अलग YouTube- बात हो रही है, हाँ, सुर एक जो- अलग जो बात अब है। मैं वो इंडियन का जिक्र मैं नहीं करना चाह रहा सूरी था। की बात हो रही है ना, क्योंकि अब देखिए ना मुझे अपना नाम बचाने के लिए कि उनके एनी पास- ताहरा सिंगर बन गई है। जी। एनी ताहरा को कह देंगे लाइव गा लो तो एनी ताहरा कुछ गा ही ना जी, सके, तो वो एनी ताहरा की बेइज्जती जब है। मैं हूँ बिसुरा हाँ, तो मैं 10 तो चैनल मुझे बना लूँ। उस बेइज्जती से बचने के लिए हाँ। मेहनत करनी पड़ती है, जबकि वो टाइम जो मैं कहीं और देना चाहूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं निकलूँ, मैं कहती हूँ नहीं ये गाने पे देखिए मुझे जी, देने हैं, एक- मुझे बहुत 1.5 से 2 जरूरी है। घंटे डेली देने एक पड़ते बहुत हैं। बड़े कॉलेज के साथ मैं मुंसलिक रहा हूँ। मैं अभी भी बहुत यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ, कॉलेजेस में भी मैं एज ए विजिटिंग काम करता हूँ। तो मैंने कुछ मेरे साथ कुछ यंगस्टर्स बैठे हुए थे, तो किबला मैंने उनसे पूछा जी, जी। कि आपके नज़दीक एक अच्छे गाने की, एक अच्छे म्यूज़िक की
क्या खूबी है, आप क्या चीज़ देखकर उसको पसंद करते हो। जी जी यानी वो सारे वो म्यूज़िक से मुतल्लिक़ ही लोग बैठे थे। जी सर। किसी इदारे का ना म्यूज़िकल ग्रुप था, तो उन्होंने कहा जी कि हम एक यंगस्टर के तौर पर मैं गाना सिर्फ बीट पर सुनता हूँ। बीट पे सुनता हूँ। जी, अगर गाने की बीट अच्छी है मैं पोइट्री की तरफ जाऊंगा ही नहीं। मुझे नहीं पता आपके जो इंग्लिश फिल्में और इंग्लिश म्यूजिक सुनने वाले, इनसे पूछें कि पीछे गा क्या रहा है, किसी को कुछ नहीं पता होता। वो सिर्फ बीट पर पाँव हिलाते हैं। कि आज का म्यूजिक जो है वो सिर्फ बीट पर चल रहा है। बीट पे सर, ये हमेशा से जबरदस्त बात की है ऐसे सर। चूँकि सॉरी ये मैं डॉक्टर साहब सही बात करें, लेकिन इसमें मैं ऐड कर दूं कि म्यूज़िक की हमेशा से सर्टेन टाइप्स रही हैं। क्लासिक म्यूज़िक, रॉक म्यूज़िक, ठीक है, वो आजकल R&B म्यूज़िक भी चलता है। तो दीज आर द टाइप्स विच वर देयर 50 years बैक। लेकिन सर हमारे कल्चर के साथ कौन सा म्यूजिक लगता है, पहले हमें उसको भी तो करना पड़ेगा हमारे ना। कल्चर में भी दोनों तरह के म्यूजिक है, अडॉप्ट कर रहे हैं ना। मैं वही बात कर रहा हूँ। हमारे कल्चर में भी, हमारे कल्चर में मुझे ये देखें, अभी आप कोक स्टूडियो सुने, उसमें उन्होंने कल्चर को रिवाइव किया। हाँ, लोग पसंद करते हैं, उसमें मॉडर्न भी है। उतना करना काफी है कल्चर को जिंदा करने के लिए। आपके जो फिर बात ये है ना जी, कि स्टेप किसने लिया है, आप जरा मसला ये है। आप गुलाम अब्बास से इस बात को पूछ लें, चैनल पर बिठाकर पूछ लें। आप गुलाम अली से पूछ लें कि क्या वो कोक स्टूडियो के काम को मुनासिब समझ रहे, वो समझ रहे हैं ये म्यूजिक के साथ ज्यादती है। ठीक हो गया। लेकिन मैं ये म्यूजिक के कह रहा बारे में भी बात चल रही है, हाँ तो जी। सर आप लिखते भी हैं, तो मैं चाहूंगी आप कुछ अच्छा सा सुनाइए, कोई नज़म, कोई गजल अपनी। मैं तो नसरी नज़में ही लिखता हूँ। सर वैसे मैं चूंकि मेरा उर्दू लिटरेचर के साथ ताल्लुक है, मेरी डॉक्टर भी उर्दू लिटरेचर में, जबरदस्त। तो मैं ये नसरी जो नज़्म है, अगरचे ये एग्जिस्ट करती है, नून राशिद जैसे लोगों ने इसको लिखा है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इसको शायरी ने इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि नसर और है, नज़्म और है। जब हम मैं नसरी जो नज़्म करता हूँ कहते वो हैं, हाजिर है सर। लेकिन आज़ाद नज़म भी माशाल्लाह, कहते हैं। बहुत हाँ, राइट है। जी जी, जो मैं लिखता हूँ वो हाजिर है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गुलदस्ता, माशाल्लाह। नज़म का उन्वान है गुलदस्ता। एक्सीलेंट। कभी कभी दिल करता है मैं तेरी मोहब्बत को लेकर आसमान सी चादर बन जाऊं। अच्छा, कभी कभी दिल करता है मैं कभी मोहब्बत कभी लेकर- दिल करता है मैं तेरी मोहब्बत को लेकर आसमान सी चादर बन जाऊं। चांद और तारे जैसे सब मेरी आगोश में आ जाएं। दुनिया के सारे फूल आंखों में मेरी समा जाएं। आसमान सी चादर लेकर मैं उड़ता फिरूं फिजाओं में। रंगीन परिंदे सबके सब दोस्त से मेरे बन जाएं। आसमान सी चादर लेकर मैं खो जाऊं कहीं समंदरों में। नीले पानी में रंग हजार सारे रंगों को मैं छू जाऊं। दूर कहीं पहाड़ों में कुदरत के हसी नज़ारों में सो जाऊं, बस सो जाऊं। कभी कभी दिल करता है ख्वाबों के महबूब मेरे मैं तेरी मोहब्बत को लेकर आसमान सी चादर बन जाऊं। ख्वाबों के महबूब, बहुत अच्छा। कभी कभी दिल करता है ख्वाबों के महबूब, ख्वाबों के महबूब मेरे मैं तेरी मोहब्बत को लेकर आसमान सी चादर बन जाऊं। चांद और तारे सबके सब मेरी आगोश में आ जाएं। वाह वाह। जबरदस्त Thank you. जबरदस्त, Thank you. बहुत अच्छा। सर सरसब्ज पाकिस्तान दरख्त के बारे में मुहिम चलाई जाती है, पिक्चर्स भी लगाई जाती है, कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों को कि दरख्त लगाइए और ज़िंदगियाँ बचाइए? दरख्त लगाना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। एटलीस्ट हमें अपनी ज़िंदगी में एक दरख्त ज़रूर लगाना चाहिए, एक दरख्त कम से कम मुझसे एक दरख्त भी ले ज़रूर लीजिएगा लगाना इस चाहिए। जी ज़रूर। दो लगा दे तो ज़्यादा मेहरबानी है, लेकिन एक दरख्त तो ज़रूर। एक इसलिए हमें ना बहैसियत इंसान, वो जो आपने कामयाबी का एक सवाल किया था ना कि कामयाबी क्या होती है, तो अपनी कामयाबियाँ ये भी हैं कि टॉप 10 थिंग्स विच वी मस्ट डू इन आवर लाइफ, उसमें से एक कामयाबी हमारी तब होगी जब हम अपनी लाइफ में एक दरख्त लगा लेंगे। ज़बरदस्त। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं आलमी क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त कम है, तो मैं चाहूँगी अपना मैसेज ज़रूर दे दीजिए। जी जी ज़रूर। प्लीज आप फर्स्ट, यू प्लीज गो जी फर्स्ट। जी, मैं इसलिए कहूँगा कि दरख्त लगाना इसलिए ज़रूरी है कि दरख्त हमारी ज़िंदगी के ज़ामिन है आने वाली वक्त में, बिल्कुल। और ये हमारी नौजवान नस्ल को इस बात से आगाही देना चाहिए कि आने वाले वक्त में, और नहीं तो मैं कहता हूँ कि जो इश्क करते हैं ना लोग, जी। उनके लिए भी दरख्त ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, कभी किताबों में फूल रखना, तो कम अज़ कम अपना दरख्त पर नाम लिखने के लिए दरख्त होगा तो नाम लिखोगे भाई। ज़बरदस्त। सर आप? मैं नेक्स्ट मंथ आलमी तौर के ऊपर एक फोरम बना रहा हूँ, ज़बरदस्त। जिसमें नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हमारा ऑफिस ओपन हो जाएगा, जिसमें जो टॉप के ऊपर जो चीज़ रखी है
वो ट्री प्लांटेशन रखी Very है, nice. जिसका जबरदस्त। ना सिर्फ पाकिस्तान में हम उसके लिए आवाज़ बनेंगे, बल्कि एक ना ख़त्म हो, उसका जो स्लोगन है वो ये कि एक ना ख़त्म होने वाली मुहिम का आगाज़ होगा, जो पाकिस्तान के खूबसूरत शहर मेरे शहर लाहौर से हमें मौका मिलेगा उसकी वॉइस बनने का, और हम पूरी दुनिया को जबरदस्त। सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, ट्विटर्स के थ्रू, टीवी के थ्रू, मीडिया के थ्रू, अखबारात के थ्रू, रेडियो के थ्रू इस बात के ऊपर उनको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे ठीक। कि स्कूल के सिलेबस में कंपलसरी किया जाए, एक सालाना रिजल्ट के साथ बच्चा प्रूफ करे कि उसने एक दरख्त लगाया है। जबरदस्त। कॉलेजेस में जब उसको अगली क्लास में जाना हो तो तो पिछले वो कोई मोटे प्रूव नहीं करे किया कि दरख्त लगाए और उस उसका दरख्त को देखभाल मेंटेन भी करे। सर, ये और जरूरी उसको है। उसको maintain भी उसको करे। ये मेंटेन नहीं कि करे, तस्वीर के सामने और दरख्त फिर लगाया और घर इसके चले साथ पत्ते साथ इकट्ठे करके ले जाए। आलमी जी, तौर के बिल्कुल। ऊपर इसके बहुत साथ शुक्रिया, साथ सर। आलमी तौर के ऊपर मेरी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान ट्री प्लांटेशन डे का आगाज करें। जबरदस्त सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने Thank you अपना very कीमती much. वक्त दिया और जो आप बहुत काम करना शुक्रिया। चाह रहे हैं उसके लिए बेस्ट बहुत ऑफ लक। शुक्रिया, मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। प्रोग्राम के इख्तिताम पे हम आपका गाना भी सुनेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।